बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद इकबाल और हामिद मीर ग्रेट डिबेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जानते हैं कि हम एक दफ़ा फिर आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। आम इंतखाबात से पहले बहुत से अहम सवालात जो हैं वो आपके जहन में आ रहे होंगे और यकीनन इसमें एक अहम सवाल ये भी होगा कि क्या इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा और क्या इंतखाबात के बाद एक नई मिसाक जमहूरियत जो है उस पर सियासी जमातों में कोई इत्तेफाक राय हो सकेगा। ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसी मिसाक जमहूरियत के सवाल के साथ मिसाक मुआशत का सवाल भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं आता। तो आज की जो हमारी ग्रेट डिबेट है इसका जो असल मौजू है कि क्या पाकिस्तान को एक नई मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है या नहीं, इस पे आज हम बात करेंगे। और मेरे साथी मेज़बान शहजाद इकबाल साहब आपको मेहमानों से मुतारुफ़ करवाएंगे। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। आज हमारे साथ जो पैनल पर गेस्ट मौजूद है मैं उनका बारी बारी तारुफ़ करवाऊँ। मेरे उल्टे हाथ पे फिल्डाट के सबरा अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। इनका जो इदारा है वो पार्लिमानी अमूर के हवाले से बहुत ज़्यादा महारत रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइद साहब मौजूद हैं। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इनका भी बहुत तजुर्बा है इलेक्शंस की कवरेज का और जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उन पर इनकी गहरी नज़र रहती है। हमारे सीधे हाथ पे जो पैनल मौजूद है वो सियासतदानों का है जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब नून लीग के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं और इसके अलावा कई अहम वजारतों पे ये रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, इस इलेक्शन में कसूर से NA 131 से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। और कुछ ही देर में हमें सलमान अकरम राजा साहब भी ज्वाइन करेंगे। वैसे इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कैंडिडेट हैं। और इन मेहमानों के अलावा वाया वीडियो लिंक हमें ज्वाइन करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। इसके अलावा MQM पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब। ANP से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब इमल वली खान साहब। JUIF से हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ हमदुल्ला साहब और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे जनाब मंजूर काकड़ साहब। और GDA से हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अब्बासी साहब। जो पहला हमारा बुनियादी सवाल है वो इसी हवाले से जिसका जिक्र अभी हामिद मीर साहब ने भी किया कि क्या मुल्क को एक और मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है या नहीं। जो पहले मिसाक जमहूरियत था 14 मई 2006 दो पार्टीज़ के दरमियान था, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और उस वक्त उसको मलाइन भी बड़ा किया गया। उसके हवाले से बातें हुई कि क्या ये एक मुकमुका हो गया है दो पार्टीज़ के दरमियान। लेकिन आज जो मुल्क के हालात हैं उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि शायद एक और वाइडर कंसेंसस की ज़रूरत है, क्योंकि जो पावर शेयरिंग फार्मूला पाकिस्तान में है वो नाकाम हो चुका है और बार बार नाकाम हो जाता है। तो क्या ज़रूरत इस बात की है कि हम एक मिनिमम कंसेंसस तक पहुँचें एक मिसाक के ज़रिए, या जो आईन पाकिस्तान ऑलरेडी मौजूद है जो कि रियासत और अवाम के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी है, उस पर ही अमल दरामद हो जाए तो मिसाक की ज़रूरत नहीं होगी। मैं चाहूँगा मुसद्दिक मलिक साहब आपसे इसका आगाज़ करें। क्या आपको लगता है एक नए मिसाक मईशत की ज़रूरत है, एक नया पावर शेयरिंग फार्मूला जिसके ज़रिए हमारे सामने आए, या जो इस वक्त आईन पाकिस्तान है इट इज़ मोर देन इनफ और उस पर मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत है? देखिए मेरे ख्याल में जिस चीज़ को आप मिसाक कह रहे हैं इसे आप कन्वेंशन भी कह सकते हैं। अगर आप बरतानिया देखें तो बरतानिया में कोई लिखा पढ़ा आइन नहीं है, मगर कन्वेंशंस हैं, रिवायात हैं इस तरह की जो आपको आइन के दायरे से बाहर नहीं निकलने देती। तो इस एक्सटेंट तक कि आप मिसाक को एक कन्वेंशन समझना चाहते हैं या एक इत्तफाक राय जमहूरी निज़ाम में पार्टीज़ का समझना चाहते हैं कि हम एक ख़ास अंदाज में रवादारी के साथ या एक्सप्लॉइट हुए बग़ैर सिस्टम को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो उस हैसियत में मैं समझता हूँ इस मिसाक का, जिसे मैं कन्वेंशन कहूँगा, एक अहम रोल अदा कर सकती है। मैं ज़ाती तौर पे इस हक़ में नहीं हूँ कि एक कंसेंसस डेवलप हो जाए पार्टीज़ के अंदर, बिकॉज़ आगे बढ़ने के लिए जो कंपटीशन चाहिए उसके लिए एक मार्केट प्लेस की ज़रूरत है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबको पता है कि अगर कंपटीशन होगा, मार्केट प्लेस होगी तो चीज़ें सस्ती होंगी। जमहूरियत भी इसी तरह है, जमहूरियत की भी एक मार्केट प्लेस है। उस मार्केट प्लेस में मुख्तलिफ आरा का सामने आना जिन पे इत्तफाक राय ना हो,
ऐसी आरा जिनमें आप बता सकें कि मुल्क इक़्तिसादी तौर पे कैसे आगे बढ़ेगा, जमहूरी तौर पे कैसे आगे बढ़ेगा, इस मुल्क के अंदर प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हुकूमत का साइज़ घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए, आज़ादी ख्याल होनी चाहिए या आज़ादी ख्याल सिर्फ एक ख्याल है। इन तमाम चीज़ों पे हर पार्टी का मौक़िफ़ जब तक सामने नहीं आएगा, जब तक पोलराइज नहीं होगा, मुख्तलिफ आरा नहीं होंगी जो आवाम के सामने पेश की जाएंगी, तब तक वो मार्केट प्लेस जमहूरियत की नहीं पैदा हो सकती जिसमें अफजल से अफजल जो आइडिया है वो सामने है। अगर हम सारे मिल बैठ के मान लें, तमाम बातों पे एग्रीमेंट कर लें, कंसेंसस कर लें, तो बताइए अकाउंटेबल कौन करेगा? असेंबली के दोनों तरफ अगर एक ही राय बैठी हो तो फिर असेंबली का मकसद क्या है? असेंबली का मकसद ये है कि अवाम के मुफाद में एक पार्टी अपना नुक्ता नज़र पेश करे और अवाम के मुफाद में दूसरी पार्टी उसका भरपूर तनकीदी जायज़ा ले। लेकिन जमहूरियत का बार बार डीरेल हो जाना, जिसको मैं कन्वेंशन कह रहा हूँ, जिसको मैं एक ब्रॉडर एग्रीमेंट जमहूरियत पे कह रहा हूँ, उसका होना ज़रूरी है ताकि ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो आजकल ले दे हो रही है, जो मुआशरे में पोलराइजेशन है, जो एक रैशनल डिस्कोर्स करने का इम्कान भी ख़त्म होता चला जा रहा है, उसके लिए हमें एक रवादारी की रिवायत, जमहूरियत की रिवायत कायम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हम इसको मैं मिसाल। अच्छा, अहमद बिलाल महबूब साहब जो 2006 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लंदन में एक मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत हुए थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा गया था, जिसके 36 नुकात थे, आपके ख्याल में जो 2006 का मिसाक जमहूरियत है वो किस हद तक कामयाब रहा, और अगर ये आइंदा इलेक्शन के बाद एक और मिसाक जमहूरियत उस पर बातचीत शुरू होती है तो क्या वो भी कामयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? बहुत शुक्रिया आमिद मीर साहब। मेरे ख्याल में 2006 का जो मिसाक जमहूरियत था, उस ज़माने की दो बड़ी राइवल पार्टियां थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्होंने बहुत बालग नज़री का सबूत दिया था और एक मिसाक जमहूरियत साइन किया था। वक्त ने साबित किया कि वो मिसाक जमहूरियत बहुत ही पाकिस्तान के मफाद में था, जमहूरियत के मफाद में था। लेकिन वक्त ने यह भी साबित किया कि उस मिसाक जमहूरियत पे सिर्फ इन दो पार्टियों के दस्तखत काफ़ी नहीं थे। जब ये दो पार्टियां किसी चीज़ पर मुत्तफिक हो गई तो फिर ये कहीं से फैसला हुआ कि भाई अब एक तीसरी पार्टी को भी होना चाहिए। ये दो पार्टियां तो आपस में मिल गई हैं, लिहाजा अब हमें एक और पार्टी चाहिए जो इख्तलाफ राय पैदा करे, ताकि हम उस इख्तलाफ राय से फ़ायदा उठाते हुए कुछ अपने काम जो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चलाएं। तो मेरे ख्याल में अब अगर कोई मिसाक जमहूरियत है जिसकी बहुत शदीद ज़रूरत है, मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ सियासतदानों का इत्तफ़ाक़ कराए काफ़ी नहीं होगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो तमाम लोग जो सियासत के ऊपर असरअंदाज होते हैं वो भी शामिल हो। और मैं इस लिहाज से जो आसिफ सईद खोसा साहब की तजवीज़ थी, सिवाय इसके कि उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अदलिया भी शामिल हो, अदलिया को निकाल के मैं समझता हूँ तमाम फरीक शामिल हों, वो इस मिसाक के ऊपर साइन करें, कोई बात आगे बढ़ेगी। वरना सिर्फ सियासी जमातों का, वो PTI क्यों ना हो, PTI, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, एक दो और पार्टियाँ, वो भी अगर साइन कर लेंगी तो वो काफ़ी नहीं। यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल पैदा होता है कि अगर आप तमाम रियासती इदारों को इस मिसाक जमहूरियत में शामिल करना चाहते हैं तो फिर आपके आइन के कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि उन इदारों को खुल्लम खुल्ला सियासत में मुदाखलत से रोकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 244 है, 244। तो फिर तो हमें ये जो आइन है इसमें भी बहुत सी तरामीम करनी पड़ेंगी। मैं मुदाखलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनको, उन तमाम लोगों को, उन इदारों को ये चाहता हूँ कि वो इसकी रीअफर्म करें इस बात को कि हम आइन के लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक चलेंगे और उसमें से कोई हमारा दखल नहीं होगा। जैसे कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था अपने अलविदाई खिताब में कि हमने बहुत कर लिया, अब नहीं करेंगे। तो ये लेटर एंड स्पिरिट में इस बात का इरादा करें। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई मुदाखलत करे, कतल नहीं, लेकिन उनको अपने इस जो लिखा हुआ है नहीं, लेकिन जब वो सियासतदानों के साथ बैठेंगे तो सियासतदानों के साथ बैठना जो है वो 244 की वायलेशन नहीं है। देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें भी तो बैठते हैं ना, तो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के कर लेंगे बातें। ठीक है। सोहेल साहब,
जब भी कोई पार्टी पावर में होती है इस बात का उस वक्त तस्करा नहीं होता, लेकिन जब पावर से बाहर आ जाते हैं तो ये कहते हैं कि पावर तो हमारे पास, इक़्तिदार तो था, पावर हमारे पास नहीं थी, फैसले हम नहीं कर सकते, ख़ासतौर पे जो अहम फैसले हैं मुल्क चलाने के लिए। तो आपको लगता है कि इस सवाल को और इस मसले को एड्रेस करने के लिए एक नए मिसाक की ज़रूरत है, जैसे बिलाल साहब ने कहा कि एक वाइडर कंसेंसस होना चाहिए इस पर? देखिए जी, सबसे पहली तो बात यह है कि इस मुल्क का जो आइन है वो बड़ी मुश्किलों से बना था और सब उस पर मुत्फिक हैं, और जो मुल्क के अदारे हैं, चाहे वो फ़ौज हो चाहे अदलिया हो, उनको हल्फ उठाना पड़ता है कि भाई हम इस आइन के पाबंद रहें, और उस आइन का मतलब है उस आइन का हर आर्टिकल। ठीक है, तो बुनियादी बात तो ये है कि इसमें ये जो मीसाक हो इसमें अदारों को शामिल नहीं होना चाहिए। वो आइन के तहत पहले ही पाबंद है, आइन से छेड़छाड़ की किसी को इजाज़त नहीं। आइन की छेड़छाड़ सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, जो कि आइन में के अंदर लिखा है, और उसके लिए मेरी खुद इमरान खान साहब से बात हुई थी मिसाक जमहूरियत पर, और उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत अप्रिशिएबल है, ये अच्छा है और इससे फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो ज़रूरत इस बात की है कि पीटीआई भी अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको भी ये एहसास हो गया है कि किस तरह अदारे मुदाखलत करते हैं और किस तरह सियासतदानों को सिर्फ इक़्तिदार मिलता है, इख्तियार नहीं मिलता। ज़रूरत इस बात की है कि ये बात हमेशा के लिए तय कर दी जाए और सियासतदान आपस में तय करें, जैसे कि इंडिया में तय हुआ है, जैसे बरतानिया में तय हुआ है, कन्वेंशन कह लें, रवायत कह लें, जो भी कह लें, ये तय है कि कोई भी जो अदारा है वो पार्लियामेंट के इख्तियारात में, और जो लोग अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके इख्तियारात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अदलिया ने ये इख्तियार ले लिया है वज़ीर-ए-आज़म को निकालने का, ये भी बिल्कुल गलत है कि चंद नॉमिनेटेड जज जो हैं, जो किसी की मर्ज़ी से बैठ के करोड़ों लोगों के एक नुमाइंदे को निकाल देते हैं, ये क्या तरीका है? आइन वज़ीर-ए-आज़म को निकालने का जो तरीका आइन में लिखा है वो ये है कि या वो इस्तीफ़ा दे या असम्बली में उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो, बाकी सब तरीके गलत हैं। जज्जू ने देखे जो आर्टिकल 209 था उस पर तो अमल होने नहीं दिया और सियासतदानों को निकालना शुरू कर दिया। ये तो अभी तो बहस यहाँ हो रही थी कि सियासतदानों को अदलिया निकाल देती है, अब तो मामला उससे आगे चला गया, अब तो सिंबल लेके ऑलमोस्ट पार्टी को ही बैन कर दिया। अच्छा, अब इस पे चौधरी मंजूर साहब, आपका क्या ख्याल है कि आपकी पार्टी की जो लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे, उसके बहुत से नुकात पे अमल दरामद हुआ, जो कि 18वीं तरमीम में हमने देखा कि उस पर कुछ नुकात पे अमल दरामद हुआ। लेकिन आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन आ रहा है इसके बाद दोबारा से एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उस पर बातचीत होनी चाहिए? क्या आपकी पार्टी जो है वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस मामले पे साथ लेके चलने पे राज़ी हो जाएगी? बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब और शहजाद इकबाल साहब, जियो का भी शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तारीख से सीखा है, चूँकि हमने 4 मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़ाई की है, अयूब खान की मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, फिर याया खान, फिर ज़ियाउल हक और फिर मुशर्रफ की आमरीत के ख़िलाफ़, और वहाँ से ये लर्न किया था। भुट्टो साहब के पास 2/3 अक्सरियत थी, अगर वो चाहते सिंगल हैंडेडली आइन को उस वक्त पास करना तो वो कर सकते थे, लेकिन वो कंसेंसस की तरफ गए। उन्होंने बाकी पार्टियों को भी शामिल किया, जिसकी वजह से आज तक उस आइन के ऊपर इत्तेफाक है। ज़ियाउल हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, आपको याद है जब LFO आ रहा था तो मैं भी उस वक्त मेंबर था, हमने 1.5 साल तो डेस्क बजाए थे, तो हम कोशिश करते रहे कि ये LFO उसमें शामिल ना हो। उस वक्त की जो अपोजिशन थी MMA, उसने बहुत सारी ऐसी चीखें कर ली, मान लिया, वह फिर एक मुआहदा हो गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नवाज़ ने उसको ना माना। फिर उसके बाद ये एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, जिसका हमने जब देखा, एक बार ये भी हमने उसको देखा कि कितना अमल दरामद हुआ है, तकरीबन 80% उस पर अमल दरामद हो गया 18वीं तरमीम के ज़रिए। 18वीं तरमीम में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं थे, 125 लोग थे, लेकिन आसफ जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, ये कंसेंसस के साथ जाएंगे। हम बहुत सारी चीज़ें निकालना चाहते थे जो उस वक्त नवाज लीग ना मानी और बाद में उसी का शिकार हुई। हम चाहते थे कि 62-63 में बहुत सारी इंट्रूजन और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम निकालना चाहते थे।
लेकिन चूंकि उस वक्त भी फैसला ये था कि एक इत्तफाक़े राय से किया जाए, कंसेंसस से किया जाए, जिस पे कंसेंसस नहीं होता था वो निकाल देते थे। अलमिया ये है कि पाकिस्तान की तारीख से कोई बंदा सब वैसे ही तारीख से सबक नहीं सीखता, जिसकी उन्होंने मुखालफत की उस वक्त उसके ज़रिए वो निकाले गए। अगर ये दहशत गर्दी की अदालतें हमने कहा ना बनाएं, बनी, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ट्रायल हुए। ये कहा था 62-63 निकाले, उन्होंने कहा हमें कौन पूछ रहा है। नैब के जो ये ड्रैकोनियन लॉस थे उनको कहा ख़त्म करें, नहीं किया, फिर उसी के तहत गिरफ्तारियां हुई। फिर इमरान खान साहब को कहा, वो भी नहीं माने जब उनका दौर इक़्तिदार था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और आपको एक मैं बात याद दिलाऊं, जब 17 लोगों की अपोजिशन थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 बार आए, 3 बार 2/3 अक्सरियत से आए। उस वक्त भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक बाकायदा हमसे रिसर्च करके, सारी पार्टी से मशवरा करके, सिविल सोसाइटी से मशवरा करके एक चार्टर दिया था मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि मैं इवन इस पे भी करने, मेरी 17 की छोटी सी अपोजिशन है, लेकिन मैं ये तरामीम करने के लिए तैयार हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे। हमारा अलमिया ये है कि अब जिसको मार पड़ने लगती है हमें उस पर तरस आ जाता है। 58(2)B के खात्मे पे तो नवाज वो एक चीज पे माने थे, सिर्फ एक चीज पे माने थे, क्योंकि वो भी नहीं 58(2)B में भी एक चीज इंसर्ट की थी कि जो पार्टी का क्रॉस करेगा, सिर्फ उस पे पूरी नहीं माने थे, फिर उसी के तहत ही गए ना। तो वो चीजें जो हम देख रहे हैं उस वक्त 58(2)B चलो मान गए, बाकी चीजें भी पूरा एक पूरा चार्टर था जो मोहतरमा बेनज़ीर। अब जिसको मार पड़ने लगती है, इनको मार पड़ी तो हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जद्दा चली गई, अब उनको मार पड़ रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर कह रही है कि ये गलत हो रहा है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। किसको मार पड़ रही है? इमरान खान को या उनकी पार्टी को, तरीके इंसाफ को। तो हम चूंकि मार खुद बहुत खाई है, हम समझते हैं कि ये गलत है। हमारे लोगों ने फांसियाँ, कैदें, कोड़े, जेलें, शाही किले सब कुछ भुगता है, तो हम नहीं चाहते कि कोई और पॉलिटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें सहे। अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, हमने उनसे बात करनी है, तो वो मेरा ख्याल है कहीं करीब है, तो एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मैं शहजाद इकबाल और हामिद मीर साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ग्रेट डिबेट हम कर रहे हैं और हमारा मौजू ये है कि इलेक्शन के बाद इस्तेकाम कैसे मुमकिन है और क्या इस इस्तेकाम को हासिल करने के लिए एक नए मीसाक जमहूरियत की ज़रूरत है या नहीं, या जो आईन पाकिस्तान है उस पर ही अमल दरामद करके हम इस्तेकाम हासिल कर सकते हैं। हमने तमाम पैनल से बात की। सलमान अकरम राजा साहब ने अब हमें ज्वाइन कर लिया है। इन्हें 128 से कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन सिंबल आपका रैकेट है। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले राउंड में इस हवाले से हम दूसरे पैनल से तो बात कर चुके हैं। आपके ख्याल में क्या एक और मीसाक जमहूरियत की ज़रूरत है? क्योंकि 2006 में जो मीसाक पे दस्तखत हुए थे उसमें पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों को मिलकर, बल्कि कुछ राय ये भी है कि दीगर इदारों को मिलकर एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है कि जमहूरियत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, एक कंटिन्यूटी कैसे रहे। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बात बिल्कुल इदारों की है। सियासी जमातें जो हैं मेरी नज़र में गैर अहम हैं। जो इस वक्त हो रहा है वो सियासी जमातें एक दूसरे के साथ करने की सकत नहीं रखती, ये सियासी जमातें नहीं कर रही एक दूसरे के साथ। ये हमें बिल्कुल वजाहत होनी चाहिए, इस बारे में कोई मुनाफिकत नहीं है। अभी मैं जिस थाने से उठ के आया हूँ वहाँ के अमले के हर शख्स ने कहा जी हमारे ऊपर लानत है जो हम कर रहे हैं। हर शख्स ने, SHO ने आके मुझसे माफ़ी मांगी, वहाँ के सिपाहियों ने माफ़ी मांगी, जो कल रात हमने किया है हम पूरी उम्र अपने आप को कोसेंगे। इसलिए ये नहीं हो रहा। मैंने हर सतह पे जो सिविल इंतज़ामिया बात की है, आज सब बेबस हैं। सब कहते हैं जी हम मानते हैं जो हम कर रहे हैं, इस काम के लिए हम इस पुलिस फोर्स में नहीं आए थे, ये हमारा मकसद नहीं था। इस वक्त जो हो रहा है, पूरी रियासत जो है वो बिल्कुल एक तरह से हेल्पलेस है। वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे उसकी डोर है वो खींची जा रही है और पुतलियों की तरह लोग वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते। इस वक्त हम ये कागजात लेके जा रहे थे, कागजात नामजदगी RO साहिबान के पास, वो भी आगे से यही शिकवा करते हैं कि जो हमें हुक्म है हम वो करेंगे, हम क्या करें, हमने नौकरी की है यहाँ पे। उसके बाद जब प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को अगवा किया गया, मेरे हाथ से उठाया गया, एक शख्स को गले से पकड़ा गया, उठा के उसको गाड़ी में डाला गया, इधर भी पुलिस थी, इधर भी पुलिस थी। मैंने कहा रोको इनको, कहते हम नहीं रोक सकते।
तो मुझे नहीं पता हम कैसे खामोश रह सकते हैं, हम कैसे गूंगे बहरे रह सकते हैं। इस वक्त मेरी नज़र में जमहूरियत, सियासी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो नई मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत तो फिर है ना। देखिए हम क्या करेंगे, हम आपस में फैसले कर लें, हमारे फैसलों से क्या होगा। देखिए मेरी नज़र में जो असल ताकत का मंबा है, जो कि अवाम हरगिज़ नहीं है, सियासी जमातें हरगिज़ नहीं हैं, उसको ख्याल करना होगा कि इस रियासत को किस तौर आगे चलाना है। क्या ये एक रियासत बिल्कुल फस्ताई रियासत आप ये कह रहे हैं कि अगर आप एक नई मिसाक जमहूरियत पे तमाम पार्टीज दस्तखत कर भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो गैर मुअस्सर होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मुझे बिल्कुल कोई उसकी इफादियत नजर नहीं आती। अगर फैसला साज ये फैसला करते हैं कि हमने मुल्क को इस तरह चलाना है, इस जमात को रहने देना है, इस जमात को नहीं रहने देना, ये शख्स वजीर आजम होगा, ये शख्स स्पीकर होगा, तो बाकी सब हम ये मिसाक करके एक तरह से हम एक पर्दा बना देते हैं, उसके ऊपर हम कुछ तस्वीरें खींच देते हैं जो कि हकीकत नहीं है। सलमान साहब, इसमें एक नुक्ता नज़र ये भी है ना कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस इंतज़ार में होती है कि वो उसका हाथ थाम लिया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी जिम्मेदारी भी है ना। अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पे मुत्तफिक हों कि हमने कोई गैर जमहूरी दरवाजे से एंट्री नहीं लेनी है, उसमें पीटीआई भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, नून लीग भी हो, तो इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। पहले पॉलिटिकल कंसेंसस शायद फर्क पड़े, मुझे नहीं लगता। देखिए हर वक्त एक तरफ से आपको तरगीब आ रही होती है कि तुम हो आज हमारे मंजूर नज़र, तो कोई ना कोई मंजूर नज़र बनने को तैयार रहता है। असल बात वो तरगीब है, आपने उस तरगीब को ख़त्म करना है। आपने कहना है कि ये तरगीब देना तुम्हारा हक नहीं है। जब तक तरगीब आती रहेगी, अल्लाह जन्नत बख्शे, हमारे बहुत मेहरबान थे, मेरे वालिद के दोस्त थे हनीफ रामे साहब, वो ये फरमाया करते थे कि इस मुल्क में हालत ये है कि जुलेखा जो है, एक जुलेखा है और बहुत से और यूसुफ है, और इल्ज़ाम जो है वो ये होता है कि जी जुलेखा की तरफ से चूंकि तरगीब आती है, यूसुफ से रहा नहीं जाता। लेकिन ये नहीं है हमारी हकीकत। हमें फैसला करना है कि ये तरगीब क्यों आती है, ठीक है, तरगीब देने वालों को फैसला करना है। जब तक तरगीब आती रहेगी, कोई ना कोई उस तरगीब के आगे गिरता रहे। नए मीसाक जमहूरियत पर बहस को मजीद आगे लेके जाते हैं और दीगर जमातों का भी मौक़िफ़ इस पर शामिल करते हैं। सिराजुल हक साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि क्या पाकिस्तान को एक नए मीसाक जमहूरियत की ज़रूरत है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि जो आईन में मौजूद है, जो इलेक्शन कमीशन के क़वानीन है, उस पर अगर अमल किया जाए हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। मीसाक़ी जमहूरियत हो भी जाती है, कोई उस पर अमल करने वाला नहीं होता है। और माजी में भी जब भी कोई ऐसा मुआहिदा हुआ है, रात को तो सुबह उस पर यही तबसरे आते हैं ना कि रात गई बात गई। इसलिए नए खेल तमाशों की बजाय जो ऑलरेडी आईन में मौजूद है और जो क़वानीन हैं, जो ज़ाबिते हैं, उस पर अगर अमल हो जाए, इंसाफ किया जाए। असल में अगर आप इंसाफ के लिए तैयार नहीं है तो क़वानीन जितना भी बेहतर हो वो कागज़ पे आपको नज़र आएंगे, अमली दुनिया में उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी हमेशा से यही चाहती है कि अफराद की बजाय, ख़ानदानों की बजाय, शख्सियात के बजाय मुहज़्ज़ब मुआशरों की तरह कानून की हुक्मरानी हो। और अब इसी पे मौक़िफ़ हासिल करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब का। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ज़रा आप बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि मुल्क की ज़रूरत है कि हम एक नए मिसाक की तरफ आगे बढ़ें? जी हाँ, यकीनन आज मुल्क जिस डगर पे आ गया है और जिस दलदल में हम जो है वो फंस गए हैं, उसको कोई एक पार्टी की हुकूमत नहीं निकाल सकती। ये तय है बात। इस मुल्क को इस वक्त तमाम पार्टीज़ को मिलकर, इदारों को मिलकर और तमाम जो मुल्क के स्टेक होल्डर्स उनको मिलकर एक मीसाक जमहूरियत, और उस जमहूरियत को फिर डिफ़ाइन भी होने की, हर इंसान की जमहूरियत जो है ना, हर पार्टी की जमहूरियत यहाँ पर उनकी अपनी तशरीह है उसकी। जो उनको सूट करती है उसको जमहूरियत कहते हैं, और जो उनको सूट नहीं करती है उसको कहते हैं कि भाई ये जमहूरियत नहीं है। तो जमहूरियत जो कि तमाम, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ फ़िक़े हैं ना, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी, बरेलवी, हर किसी ने हदीसों के अलग अलग मायने निकाल रखे हैं, अलग अलग उनकी तशरीहात हैं। ये जमहूरियत की भी अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग तशरीह कर रखी है। नहीं, जिस पे साफ, इसलिए जो है वो ये हुआ है कि भाई एक हमेशा हमने देखा है कि भाई मुत्तफ़िका तौर पर जो सब सारे फ़िक़ों को जो मंजूर हो, इस तरह से जमहूरियत की डेफिनेशन रीडिफ़ाइन होने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, और वो उस पर जिस पे सब लोग एग्री करें, सारी पार्टी उस जमहूरियत की उस मायने को समझें
और उस जमहूरियत के, उस मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है और उसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए। मेरे पास हम एक पूरा इसके बारे में राय रखते हैं तो यकीनन एक मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है इस मुल्क को, और तमाम लोगों को मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर एक मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है जिसमें बेसिक ऐसी कुछ चीज़ें तय हो जाएं कि जिसके ऊपर जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सियासत उसके बियॉन्ड हो, ताकि हम मुल्क को आगे निकाल सकें। और इमल वली साहब, आपका क्या नुक्ता नज़र है? क्या मुल्क को इस वक्त एक नए मिसाक की ज़रूरत है? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त मिसाकी जमहूरियत से ज़्यादा इस मुल्क को एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है, और वो इमरानी मुआहदा सिर्फ सियासतदानों के बीच में नहीं बल्कि तमाम तर इदारों के बीच में वक्त आ चुका है कि अब होना चाहिए कि पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए या इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाने के लिए मेरे ख्याल में सबको मिल बैठ के एक मुआहदे पे या मिनिमम एजेंडे पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। हमारी गुफ्तगू जारी है। ग्रेट डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में दोबारा खुश आमदेद। मुसद्दिक मलिक साहब, मेरा सवाल है आपसे, ये एक मंजूर साहब हैं और एक नज़र साहब हैं, तो ये मंजूर और नज़र, इसका क्या इलाज किया जाए? देखिए, मैं तो समझता हूँ, मैंने पहले भी आपके सामने ये मुकदमा पेश किया कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो आइन है, और फिर मैंने इसी वजह से कन्वेंशंस का जिक्र किया, और जो भी जिस चीज़ को आप मिसाक कह रहे हैं उसको मैंने आइन के सबॉर्डिनेट रखा, और मैंने बोला कि आइन में चीज़ें लिखी पड़ी हैं, उस आइन पे अमलदारी की ज़रूरत है, बाकी आप कन्वेंशंस क्यों करते हैं? अब आपका सवाल ये है, उसकी वजह ये है कि ये सियासत एक स्ट्रगल है। सवाल ये है कि अगर एक नए मिसाक जमहूरियत पे इत्तेफाक हो भी जाता है तो बकौल सलमान अकरम राजा के उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं इसी वजह उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रगल है ना ये। अभी हमारी ये जो पिछले दिनों जो भी हवादिस या जो भी चीज़ें पाकिस्तान में हुई हैं, हमारी जो जमहूरी स्पेस थी वो तकरीबन कोलैप्स करके इम्प्लोड कर गई, और हम 1990 वाली तिहाई में वापस सारी सियासी जमातें जो हैं वो जा पड़ी। अब उसके टुकड़े जमहूरियत के इकट्ठे करके आगे बढ़ना जो है ये एक स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल के अंदर सबको एक दूसरे का बाजू थामना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो स्ट्रगल उस सूरत में होगी जब मिसाक पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, PMLN का, उसमें कई ब्रीचेस आए, लेकिन कोई ऐसा फंडामेंटल ब्रीच नहीं था जिसमें जमहूरियत डीरेल हो सके। ब्रीचेस बेशुमार आए, कुछ हमारी तरफ से आए, कुछ उनकी तरफ से आए, हमने उनसे गिले किए, उनने हमसे गिले किए, लेकिन जमहूरी सफ़र जो है उसको बढ़ाते चले गए, और मैं समझता हूँ कि जो स्पेस थी वो खुलती चली गई। अब वो स्पेस फिर अगर दोबारा से कोलैप्स की है तो हमें किसी न किसी रास्ते तो आगे बढ़ना है। अब अगर हम ये कहें कि बात ये है साहब कि आप ताकतवर हैं साहब, आप हट जाएं, ऐसे तो होता नहीं है। तो आपको सबको मिलके बैठ के वो रास्ता भी ढूंढना है, उस रास्ते जी आइन की रास्ते की अमलदारी की बात ये चाहिए कि तमाम जमातें आपस में बात करें ना करें, वो ये तकाजा करें कि जिस तौर ये इलेक्शन कराए जा रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं है। तमाम जमातें जाकर फर्दन क्यों ये बात नहीं कर सकती? ये कोई तरीका नहीं है फर्दन वाली। मैं माफी चाहता हूं, देखें मैं भी अर्ज करना चाहता हूं, मुझे खत्म जरा एक मिनट करने दें डॉक्टर। चलिए देखें, अगर हम में से हर जमात, हर शख्स किसी उसूल पे खड़ा हो जाए तो वो उसूल सर बुलंद हो जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पहले बगलगीर हों, वो उसूल फायक है। हमने कहना है कि इस तरह इलेक्शन नहीं कराए जाते, ये तरीका नहीं है। वो अदालती जबर हो, वो किसी और इदारे का जबर हो, क्यों हम सब उसूलों पर खड़े नहीं होते, और क्यों हम नहीं कहते कि इलेक्शन कराने का सारी दुनिया में एक तरीका है, एक मुरव्वज उसूल है, उसके तहत इलेक्शन कराइए और फिर उसके बाद होने दीजिए जो होता है। हम नहीं मानते, जब लोगों को उठाया जाता है रात को, उस वक्त भी हम आवाज़ बुलंद नहीं करते, हम इधर उधर देखते हैं क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये उसका है। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अगर ऐसा है तो हाथ बगलगीर होने में, हाथ पकड़ने में हर्ज क्या भाई? ये तो वही बात हो गई जो इमरान खान साहब कहते थे कि हाथ नहीं मिलाऊंगा, बाकी जो मर्जी कर लो, हाथ नहीं मिलाऊंगा। तुम अपने असूल पे खड़े हो जाओ, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। और मेरा असूल ये है कि जब तुमके पे कहर गिरेगा तो उस वक्त मैं खामोश हो जाऊंगा। उस वक्त ना कोई असूल रहेगा, ना कोई शख्स रहेगा। जब रात की तारीकी में किसी और को उठाया जाएगा, जब एक दूसरे के शक में आप रहेंगे, जब आप
वो हमें यकीन ही नहीं है, हमें मालूम है ज़रा ढील हुई तो हम तो गए, हमें तो गर्दनें आप कटवा देंगे, पहले आप काटते रहें। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आप जो बात कह रहे हैं उस असूल पे आप वाकई कायम हैं तो उठें, आए, हाथ मिलाएं। खान साहब क्यों बाहर नहीं निकलते? खान साहब क्यों अभी भी कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा? भाई किसे नहीं छोड़ेंगे? मैं इस वजह से आपको कह रहा हूं कि आपकी किसी बात से मुझे इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ इख्तलाफ इस बात पे है कि अगर वाकई आप जो कह रहे हैं वो सच है और आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि आपके लिए सारे लोग खड़े हो जाएं, आप ये चाहते हैं कि जमहूरियत के लिए और सबके लिए सब खड़े हो जाएं, तो कदम बढ़ाएं। आपको इन्होंने भी कहा था, आपको बिलावल ने भी कहा था कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। आपको शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि आइए हाथ मिलाएं, हम लेकर सब आगे चलते हैं। तो आइए हाथ मिलाएं, अगर बात करनी है तो आगे बढ़ाएं इसको। मेरे साहब अलमिया ये है इस वक्त कि दो इलेक्शन तो शेड ही रहे हैं सारे ही, लेकिन 2013 वाला भी कंट्रोवर्शियल था, 18 वाला भी कंट्रोवर्शियल था, लेकिन वो दोनों इलेक्शन होने के बाद कंट्रोवर्शियल हुए थे। ये इलेक्शन होने से पहले कंट्रोवर्शियल हुआ है। ये सवाल नहीं है कि 8 फरवरी को क्या होगा, सवाल ये है कि 9 को क्या होगा। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती लाकर बिठा भी देते हैं, उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाती है? हमने उस वक्त भी कोशिश की ये मुज़ाकरात के लिए, जब इमरान खान नहीं मान रहे थे, ये गए थे वड़ाई साहब और बाकी सिविल सोसाइटी, फिर अल्टीमेटली इन्होंने इमरान खान साहब को मनवाया। उसके पीछे भी आसफ जरदारी साहब ने कहा था कि अगर पॉलिटिकल सियासी मसाइल सियासी लोग हल नहीं करेंगे, वो और आएगा तो उसके अपने मोटिव्स होंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब भी नहीं मान रहे थे, बिलावल साहब उनके पास भी गए थे। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा ऐसी कोशिश की है कि हम चीज़ों को लेकर चलें, इवन जेल में होते हुए भी हमने कोशिश की है। अब भी सोल्यूशन ये है कि अगर ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री ना हुए तो इस इलेक्शन की ना सिर्फ क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, बल्कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को जिस इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मज़ीद अदम इस्तेहकाम का आखिर में ये बता दें, ये वाला हम रैप अप करना चाह रहे हैं, ये वाला जो हमारा सेशन है कि नए मिसाक जमहूरियत की हमें ज़रूरत है या नहीं। देखिए, इस हद तक है कि हम सब इस बात पे इत्तेफाक करें कि जो आइन के बुनियादी उसूल हैं उनके लिए हमने लड़ना है, उनके लिए हमने खड़े होना है। ये है वो मिसाक जो हमें चाहिए और आइन में ये दी हुई है। इस पे आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए, जब ये बात हो रही थी इलेक्शन के हवाले से, मैंने 3 दिन पहले अडयाला जेल में इमरान खान से ये सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि एक तारीख आपको दे दी गई थी और आप उस तारीख पे नहीं माने जो 2000 ये बात की जाती है जी 2023 में एक तारीख तय हो गई। उन्होंने बड़ी तफसील से ये कहा ये गया था मुझे, जो कमेटी बनाई गई थी 3 मेंबर कमेटी और दूसरी तरफ से भी कमेटी, उमर बंदयाल के होते हुए इलेक्शन नहीं होने चाहिए, उमर बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन होंगे। कहते ये क्या ये लाइन थी? उमर बंदयाल साहब जब तक चीफ जस्टिस हैं इलेक्शन नहीं होंगे, उसके बाद करा लीजिए। नहीं मैं अर्ज करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे बताई गई। जुलाई का एक सेकंड मुझे दीजिए, यहाँ पे हम उस फॉलो करते रहे हैं। जुलाई का महीना पीटीआई ने कहा था फर्स्ट वीक बजट के बाद, और पीडीएम ने कहा था लास्ट वीक ऑफ जुलाई। महीना तय हो गया था। और फिर अली जफर साहब ने कहा कि हम पूछ कर आते हैं खान साहब से। उन्होंने कहा कि अगर 14 मई को तोड़ते हैं तो ठीक है, वरना कोई इस पे आप दोनों पार्टीज का मुख्तलिफ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो बिल्कुल तैयार थे। उनका मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल हमने बातचीत की, एक कमेटी बनाई, वो कमेटी मिल रही थी, तो कैसे कहते हैं कि हम बातचीत पे तैयार नहीं थे? ये तो ज़रूरी नहीं है कि 2 लोग ज़रूर आपस में गले मिलें और फोटो अपॉर्चुनिटी हो। जब बात हो रही है सियासी जमातों के दरमियान तो मकालमा मौजूद है। यह कहना कि मकालमे के लिए तैयार नहीं थे, गलत बात है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते क्या पाकिस्तान को एक नए मिसाक की जरूरत है, इस पर हम मौक़िफ़ हासिल करेंगे JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मंजूर काकड़ साहब और GDA से सफदर अब्बासी साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर तो उसूली तौर पर ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, क्योंकि इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और आइन भी पार्लिमानी और जमहूरी है। और जो सन 1973 का आइन है वो जमहूर की वोट के नतीजे में 73 के मुंतखब पार्लियामेंट ने ये आइन बनाया है, इस आइन की मंजूरी दी है। तो लिहाजा जो आइन हमारे सामने है वो जमहूर की वोट के नतीजे में मुंतखब पार्लियामेंट का एक बनाया हुआ दस्तूर और आइन है। वरना जब तक ये दस्तूर नहीं था, 47 से लेकर 1947 से लेकर 73 तक
ये मुल्क बग़ैर किसी मुत्तफ़िक़ा आइन के चलता रहा। नतीजा क्या हुआ? ये मुल्क दो लख्त हुआ। तो लिहाजा अगर हम एक नई मिसाक की जमहूरियत की तरफ जाते हैं तो आइन तो है, ये मिसाक मिली है जिसमें हमें जमहूरियत की ज़मानत दी गई है कि इस मुल्क में जमहूरी हुकूमत होगी, पार्लिमानी निज़ाम सिस्टम होगा। आइन की हुक्मरानी जब होगी तो इसका मतलब ये है कि यही आइन मिसाकी जमहूरियत है। अगर आप एक नई मिसाकी जमहूरियत की तरफ जाते हैं तो वो मिसाकी जमहूरियत नई शक्ल में वो इसी आइन की रोशनी में होगी। वो ये होगा, मैं उसकी मुख्तसर सा आपके सामने अर्ज़ करूँ कि तमाम सियासी क़ुव्वतें, तमाम पॉलिटिशियन और अदालत, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक फ़ैसला करें कि इस मुल्क में हुकूमत किसकी होगी। इस मुल्क में हुकूमत ताकत की होगी या ताकतवर मराकज़ की होगी, या इस मुल्क में हुकूमत आवाम की और आवाम की ताकत की होगी। हुक्मरानी किसकी होगी, आवाम की होगी या ताकत की होगी? ये फ़ैसला पॉलिटिशियन करे और ये तमाम इदारे साथ मिल के करें। देखें, बिल्कुल मिसाकी जमहूरियत के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं। मिसाकी जमहूरियत 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऑलरेडी मौजूद है और साथ साथ इस मुल्क में, इस आइन में तरामीम होती रही है। तो अगर इस मुल्क के आइन में तरामीम होती रही है, अगर इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते तो शायद आज ये मुल्क और आवाम इस मुश्किलात का सामना ना करते और ना ये सवाल आज उठता कि मुल्क को नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। तो जहाँ तक मिसाक जमहूरियत की बात है, इस पे अभी भी हमारे पास वक्त है। अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो शायद हम बहुत से मुश्किलात से निकल जाएं और अपने मुल्क को और पाकिस्तान को और आवाम को जो है ना एक अच्छी सी ज़िंदगी और एक जमहूरियत से हम कनार कर सकते हैं। जी जनाब, पहला जो मिसाकी जमहूरियत हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ मोहम्मद नवाज के दरमियान, उसके बाद उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो अमल दरामद से रह गई और उसके बाद जब रज़ाई साहब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली और मियाँ साहब के दरमियान फिर एक मुखासमत भी रही, जब पंजाब के अंदर जो है ना हुकूमत को भी तोड़ा गया और उसके बाद जो है ना वो एक जो सिलसिला था जो गुज़िश्ता पहले जो है ना 85 के बाद जो चलता रहा वो फिर दोबारा शुरू हो गया और अब भी ऐसा महसूस होता है कि जी वो जो एक जिस स्पिरिट में वो मुआहिदा किया गया था वो स्पिरिट शायद अब दोबारा जो है टूटती चली जा रही है। और अब आप देख रहे हैं कि आज फिर एक बयानात का भरपूर सिलसिला है जो चल रहा है दोनों पार्टीज़ के दरमियान और उसके दरमियान जो दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस भी आ गई हैं और दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस शायद जो उस मिसाकी जमहूरियत में पहले शामिल नहीं थी। और अब जो साथ ही साथ क्या हो रहा है कि पार्टीज़ के अंदर जो एक विरासती तस्वुर है वो बढ़ता जा रहा है। पार्टीज़ अपनी जो है ना पोलिटिकल स्पेस गंवा रही हैं और फिर आने वाले दिनों में जो है मुझे लगता है कि जो जिस तरह ये मामला चल रहे हैं तो उसके अंदर जो है फिर एस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि आने वाले दिनों में एक बहुत सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि जी तमाम पार्टियाँ बैठें, दोबारा बात करें और कहाँ अगर कहीं जो लोग किसी जुडिशल या जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेटिक स्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है तो वहाँ उनको भी इन्वॉल्व किया जाए और पाकिस्तान की जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव और आइनी स्ट्रक्चर है उसको दोबारा हम जो है बहाल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक पुख्ता जमहूरी निज़ाम की तरफ जा सकें। वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में दोबारा खुश आमदेद। सुहेल साहब, आपसे और अहमद साहब आप दोनों से ये सवाल करूंगा क्योंकि अहमद साहब ने कहा कि जुडिशरी को इसमें नहीं होना चाहिए, जो आसिफ सईद खोसा साहब का फॉर्मूला था। आपने भी कहा कि सियासी जमातों को होना चाहिए, इदारों को नहीं होना चाहिए। सलमान साहब कह रहे हैं कि इदारों के बगैर तो फ़ायदा ही नहीं होगा। और दूसरा, अगर हकीकत भी देखें, आपने खुद इस बात का जिक्र किया सुहेल साहब कि हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो वज़ीर आज़म को निकालने में अपना एक रोल अदा करती रही है। अभी भी जो सिब्बल वाला मामला था वो जुडिशरी की तरफ से फैसला आया और फिर ये भी कहा जाता है कि सिर्फ जुडिशरी नहीं, उन फैसलों के पीछे एस्टैब्लिशमेंट की भी एक छाप थी। तो फिर क्यों इन इदारों को नहीं होना चाहिए अगर मिसाक जमहूरियत साइन करनी है तो? या तो आप दुनिया के असूल ही बदल दें। क्या दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में जो अदारे हैं उनको आइन के तहत ये इख्तियार है
तो फिर तो ठीक है, पाकिस्तान में भी ये इख्तियार दे दें। फिर आप जमहूरियत की बात ना करें, आप ये कहें कि हम वापस 1973 के आइन से पीछे जाना चाहते हैं। तो देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फ़ौज भी और अदलिया भी आइन पर हलफ उठाती है, इसका मतलब है मानती है तो उठाती है ना, उसी के तहत उनकी तकर्रियाँ हुई हैं। सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने अपना रोल नहीं अदा किया। इनको इकट्ठे होके आइन की हिफाजत करनी चाहिए थी। एक को मार पड़ती है, दूसरा तालियां बजाता है, दूसरे को मार पड़ती है, तीसरा तालियां बजाता है। जब आप तालियां बजाते रहेंगे और इकट्ठे नहीं होंगे आइन के पीछे, तो आपके साथ यही होता रहेगा। आप नहीं होंगे, कोई और नया आ जाएगा। तो भाई बुनियादी बात तो ये है कि जिस मुल्क पर सिर्फ दो चीज़ों पर पाकिस्तान में जो है कंसेंसस है, कायदे आज़म पर और आइन पर, तो आप भी उस पर मुत्फिक हो जाए और उसके पीछे खड़े हो जाए। लेकिन आप सिर्फ इक़्तिदार की खातिर जो है कुट भी खाते हैं, मार भी खाते हैं और चंद दिन का बगैर इख्तियार के इक़्तिदार भी ले लेते हैं। भाई ये क्या सियासत है? यही बात तो क्यों नहीं समझते आप? मैं अर्ज करूँ जी जी कि मैं सलमान अकरम राजा साहब की बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। तमाम सियासी जमातें मिल जाएं तो भी उससे फ़र्क वाक़ई नहीं होगा। तो हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही ब्रिलियंट सियासतदान गुजरे हैं, हुसैन शहीद सोहरवर्दी मरहूम। उन्होंने एक बड़ा मारूफ जुमला कहा था कि 0 + 0 + 0 + 0 = 0। सियासी जमातों के तमाम तौर एहतराम के बावजूद ताकत की डायनामिक्स में सियासी जमातों के सबके मिल जाने से कुछ नहीं होगा। ये इसलिए कुछ नहीं हुआ, फिर वड़ाई साहब सही कह रहे हैं, ये जमहूरियत, ये एक बहुत यूनिक किस्म की जमहूरियत है जो पाकिस्तान में है, जिसके अंदर बार बार वही चीज़ हो रही है। और हम कहते हैं कि इस दफ़ा शायद उन्हीं एक्टर्स के खेलने के बाद मतदाताज मुख्तलिफ होंगे, ऐसे नहीं होगा। उनको इसमें इंडक्ट करके बात करनी पड़ेगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का और कोई एजेंडा हो ना हो, ये एजेंडा है। अनफॉर्चुनेटली ना PMLN की गवर्नमेंट ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गुफ्तगू की, ना PTI ने की। उसमें एक ही एजेंडा हो कि आप बैठें, आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं मुल्क के साथ। उनके साथ इत्तफाक राय नहीं होगा, तो सियासी जमातों के मिल के फैसला करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जी खिलाफ करना चाहूँगा। देखें, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 10 साल जमहूरियत को मिले, जमहूरियत डीरेल नहीं हुई, तो ये कैसे मुमकिन है कि सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं? 1958 का मार्शल लॉ, सियासी जमातें इकट्ठी हुई तो ख़त्म हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठी तो जनाब वो ख़त्म हुआ। ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ MRD बनी तो अल्टीमेटली वो ख़त्म हुआ। तो बुनियादी बात है कि सियासी जमातों का जब तक इत्तेहाद आपस में बुनियादी नुकात पर नहीं होगा, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी। पहले और आप आवाम को भी एक पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से मिल जाती है और वो कहना शुरू कर देती है कि जनाब ये दूसरे चोर हैं। दूसरी पार्टी जो है वो मिल जाती है, वो कहते हैं कि जनाब ये तो यहूदी एजेंट है। ये 2000 तो ये दोनों मार्शल लॉ की रात खत्म होती है, सवेरा नहीं होता सर। एक मेरा भी एतराज है। देखिए, हमने जो कोशिश की, पहले पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला कंसेंसस से, जिस पे आज भी कंसेंसस है, फिर 125 के साथ दोबारा 18वीं तरमीम की। तो आप इस तरह से ना, मतलब हर पार्टी एक जैसी नहीं है। हम कोशिश करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करती है, ना भी हो हमारे पास नहीं, लेकिन जो पहला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था 2006 का, उसकी खिलाफ वर्जी पीपल्स पार्टी ने भी की और नून लीग ने भी की। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए और 2007 में NRO पे दस्तखत हो गए। नहीं, NRO पे दस्तखत तो देखिए, उस पर अगर यूनिफॉर्म नहीं उतरती तो वो तो बैठा रहता, आज भी वो जब तक रहता वो रहता। मैं उस वक्त लंदन में था जब मोहतरमा आई हैं, उन्होंने कहा उसकी ताकत किस में है? हमने कहा जी यूनिफॉर्म में। तो उसने कहा जब तक वो यूनिफॉर्म नहीं उतारता उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को मनवाया, ये तो बाइकआउट करके बैठे थे ना 2008 के इलेक्शन का। अगर मोहतरमा नहीं मनाती, मोहतरमा ने कहा कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मौजूद है, अगर हम इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे वो 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, अब वो रोल प्ले किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत चौधरी साहब की तरह, मुझे 10-11 साल हुए हैं सियासत में आए, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को असर्ट करते देखा है। उन्होंने अपनी स्पेस जो है उसे क्लेम किया है, और स्पेस क्लेम होती है जब आप स्पेस को क्लेम करते हैं।
मैं इसी बात को स्ट्रगल कह रहा हूं कि अगर सब मिलकर स्ट्रगल करें, वरना एक एक करके तो करते ही रहेंगे। आज जिस पोजीशन में राजा साहब करेंगे जरूर, मुझे मेरे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, मुझे मालूम है ये क्या करेंगे, ये स्ट्रगल जरूर करेंगे और हम भी स्ट्रगल करेंगे। कोई शख्स लेजिस्लेटिव स्ट्रगल करेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रगल करेगा, लेकिन बात यह है किसी को फोटो ऑप की जरूरत नहीं है। हर बंदा अपने तहीं अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। किसी का किसी एक लीडर से हाथ मिला के फोटो ऑप से कुछ नहीं इस वक्त ना बनेगा ना बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप हाथ मिलाएंगे, अगर आप सारे इकट्ठे होंगे तो लेजिस्लेटिव स्पेस भी क्लेम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस भी क्लेम करेंगे। अगर हम एक दूसरे के बुग्ज में, एक दूसरे से के प्रेजुडिस में, एक दूसरे के साथ पोलराइज्ड व्यू लेकर चलते रहेंगे और कहेंगे कि आप क्यों नहीं खड़े होते, तो हम भी कहेंगे आप क्यों नहीं खड़े होते। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम अब अपने दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, और हमारा दूसरा सवाल ये है कि अगर नया मिसाक जमहूरियत जो है उस पर इत्तफाक राय होता है तो उसके बुनियादी निकात क्या होंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप शुरू करें। तो हमारा एक ही नुक्ता मेरे ख्याल में होना चाहिए, हमारी जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसमें अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस की इनग्रेस है, उनकी बल्कि डोमिनेशन है। वो फैसला करते हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा, कब आएगा कब जाएगा, कितना काम करेगा कितना नहीं कर सकेगा। ये बुनियादी सवाल है कि ये उनका काम नहीं है। इसके ऊपर इत्तफाक राय होना चाहिए कि ये उनका काम नहीं है, ये मुल्क के मफाद में भी नहीं है। वो शायद इसलिए करते हैं इस ख्याल से कि मुल्क के मफाद के बड़े मफाद में, अजीम तर मफाद में यह है कि हमें फ़ैसले करने हैं। लेकिन हकीकत यह है कि तारीख़ ये बताती है कि जब भी वो लोग फैसला करते हैं मुल्क का नुकसान होता है। तो इसी एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक राय होना चाहिए। बाकी सियासी जमातें आपस में मामलात को हैंडल कर लेती हैं, वो उनका इख्तलाफ राय इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन जब गैर जमहूरी इदारे इसमें मदाखलत करते हैं तो वो मामला ख़राब करते हैं, किसी एक जमात को साथ मिला लेते हैं, कभी दूसरी को मिला लेते हैं। तो इसी एक नुक्ते के ऊपर फोकस होना चाहिए कि हमारे मुल्क में सिविल मिलिट्री रिलेशंस की सही इक्वेशन क्या होनी चाहिए। ये जो 2006 में मीसाक साइन हुआ था उसका नुक्ता नंबर 22 गालिबन वही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं पढ़ देता हूँ। वी शैल नॉट ज्वाइन अ मिलिट्री रिजीम और एनी मिलिट्री स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट। नो पार्टी शैल सॉलिसिट द सपोर्ट ऑफ मिलिट्री टू कम इनटू पावर और टू डिसलॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये तो लिखा हुआ था पहले ही। इस पे किस हद तक अमल दरामद हुआ? अब 6 पार्टीज इस पे और दस्तखत कर दें तो उसमें कैसे अमल दरामद होगा? नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि असल पार्टियों को दस्तखत करने चाहिए। मैं अच्छा, तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब सुहेल बड़ाई साहब, एक अहम सवाल ये है कि ये जो 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसके बहुत से अहम नुकात जो हैं उस पर किसी हुकूमत ने भी अमल दरामद नहीं किया। तो क्या उन नुकात को नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल किया जाना चाहिए? मसलन एक मैं मिसाल देता हूँ कि जो पुराना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका जो पॉइंट नंबर 28 था कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सियासी असीर जो हैं, उनको रहा कर दिया जाएगा। तो क्या जो नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए उसमें ये शिक शामिल की जाए कि जो भी हुकूमत में आए वो हुकूमत में आने के बाद अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में नहीं डालेगा और जो जेलों में हैं उनको रहा कर देगा? देखिए, बुनियादी बात तो ये है ना कि पहले सियासी जमातें, पहली तो ये बात तय होनी चाहिए क्या इस मुल्क में जमहूरियत होनी है या नहीं होनी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी तय कर दिया कि अदारों का क्या क्या रोल है। अब सवाल ये है कि ये जो सियासी जमातें ये जो कह रही हैं सियासी असीरों को रिहा करना, ये तो बड़ी छोटी बात है। जमहूरियत में तो आप किसी को गलत गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। तो जो अगर गलत कोई गिरफ्तार हुआ है सियासी तौर पर तो उसको रिहा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सियासी जमातें अपने लोगों की भी तरबियत करें, अपने अंदर भी जमहूरी कल्चर लाएं, तो क्यों नहीं मुमकिन कि ये इनकी जदोजहद कामयाब हो। मैं नहीं समझता कि अदारों से किसी डायलॉग की ज़रूरत है। सियासी जमातें अगर इकट्ठी हो जाएं, पाकिस्तान के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी नए चार्टर की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान काफ़ी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर लेटर एंड स्पिरिट अमल होना चाहिए। सियासी जमातों को भी ये समझना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर जो मिलिट्री की इंटरवेंशन को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों को मरवाते हैं अपने मुखालफ को, ये बंद होना चाहिए। जिस दिन ये बंद हो जाएगा पाकिस्तान में सियासी जमहूरी कल्चर आ जाएगा। तो ये इमरान खान को भी एतराफ़ करना चाहिए कि हम ये माजी में गलत करते रहे हैं फौज के साथ मिल के,
जिस दिन ऐलान आएगा वो बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। नून ने और पीपल्स पार्टी ने ये इतराफ़ किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हमने गलत किया, लेकिन फिर वही कर रहे हैं जो माजी में गलत करते रहे हैं, अब फिर सॉलिसिट कर रहे हैं। तो ये बुनियादी बात यह है कि ये भी अपने रवैये ठीक करें और वो भी अपना, इमरान खान भी एतराफ़ करें कि मैंने जो मीडिया पे पाबंदियाँ लगाई हैं, मैंने जो अदलिया के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दिए हैं, मैंने जो फ़ौज के साथ मिल के हुकूमत की है, ये गलत किया है। तो और इसी तरह ये भी करें और आगे जमहूरी कल्चर को बढ़ाएं। लोगों की मर्ज़ी, अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत होनी चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस पर अमल होना चाहिए। जी, दो मैं बिल्कुल मैं किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ बड़ाइच साहब से कि फिर मैं अर्ज़ करूँ, जो इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने जेल में, जिसके बाद अब सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है कि वो इंटरव्यू ना दे सकें, मैं वहाँ मौजूद था जब उन्होंने इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा एक सहाफ़ी ने, गालिबन साकिब बशीर साहब ने, कि क्या आप समझते हैं कि 2018 में जो आपने हुकूमत की या आपकी गलती थी? उन्होंने बरमला कहा ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ तो मुझे उस वक्त नए इलेक्शन का तकाजा करना चाहिए था, मुझे जिस तरह हुकूमत कायम की गई उसको नहीं मानना चाहिए था। उन्होंने कहा मैं मानता हूँ, आप लिखें ये मेरी गलती। ये ऐसा नहीं है कि गलती का एतराफ़ नहीं लोग कर, बिल्कुल एतराफ़ हो रहा है। और ये जो बात अहमद बिलाल महबूब साहब ने की वो बुनियादी। देखिए, असगर खान केस मैंने लड़ा था, जब ये असगर खान केस ख़त्म हुआ, और असगर खान केस क्या था, 1990 के इलेक्शन के बारे में था ना, और 1990 के इलेक्शन में फैसला हो गया था कि उस केस के दौरान उस वक्त के जो सरकर्दा हमारे हजरात थे, असद दुरानी साहब ने एफिडेविट फाइल किया कि हमने सारा ऑपरेशन इसलिए किया बिकॉज द हाई कमांड हैड डिसाइडेड दैट बेनज़ीर भुट्टो इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड मस्ट नेवर बी अलाउड टू कम बैक इनटू ऑफिस। कि बेनज़ीर भुट्टो जो थी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इसलिए उनका हमने किया। 12 महीने की हमारी हेयरिंग्स हुई, रोज़ हेयरिंग होती थी, और उसके आखिर में जब अदालत ने फैसला दिया, शॉर्ट ऑर्डर दिया कि यू नाम लेकर violated your oath of office. Your oath forbids you from participating in the political process. You subverted the constitutional process. You subverted the democratic process by distributing money, IJI, जो कुछ भी हुआ हम जानते हैं क्या हुआ। उसका एक ही हदफ था कि बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से बाहर करना। ये सब बात शॉर्ट ऑर्डर में लिखवा कर कहकर जब अदालत खड़ी हुई तो एक जनरल साहब मेरे इस तरफ थे, रिटायर्ड, एक जनरल साहब मेरे इस तरफ थे, मैं रोस्ट्रम पे खड़ा। इन जनरल साहब ने एक लम्हे के लिए पीछे हुए, तो फिर मुझे कहती हैं, What I did was sacred. I will do it 100 times again. अब ये वो जहन है, देखिए ये वो जहन है, मुझे नहीं पता इस जहन को हम सब मिलकर कैसे तब्दील करेंगे, लेकिन जरूर करना है। जनरल साहब ने जो अब एक किताब लिखी है उसमें उन्होंने कुछ और लिख दिया। उन्होंने, मैंने अगले दिन डॉन में मकाला लिखा, आप 10 अक्टूबर 2012 का डॉन देखिए, उसमें मेरा ऑपेड है, मैंने शुरू ही यहाँ से किया, आई वुड डू इट 100 टाइम्स अगेन। मैं अगर एक फिक्रा अगर मैं कह दूँ, देखें सलमान अकरम राजा साहब, आप सारे लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। सारी दुनिया में ये मुश्किल आई, सारी दुनिया में कभी भी सियासतदानों को या अवाम के नुमाइंदों को इक़्तिदार को आसानी से तो नहीं मिला। सवाल ये है कि इसके लिए स्ट्रगल की जाती है, सियासी जमातें स्ट्रगल करती हैं, आपस में मिलती हैं, मफाहमत करती हैं। ये आप स्ट्रगल भी करें, आप मफाहमत भी करें और अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ भी करें, ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ अरसा लड़ना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में बार बार जमहूरियत बहाल होती है, बार बार उस पर हमले होते हैं, लेकिन फिर अवाम उसको वापस छीन लेते हैं। हम भी इंशाल्लाह वापस जमहूरियत की तरफ जाएंगे, क्योंकि कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था, जमहूरियत के ज़रिए बनाया था, लोगों का जहन जमहूरी है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो गैर जमहूरी अनासर हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक सिर्फ देखिए ना, बुनियादी तौर पर आपको पता है, हमारा डेलीगेशन गया था GHQ में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और जनरल बाजवा साहब ने सबके सामने कहा था कि आप लोगों ने जो 18वीं तरमीम की है ये मुजीब के 6 निकात से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम भुगत रहे हैं आज तक। मसला ये है कि अगर आप किसी को भी, कभी IJI बनती है, कभी IJI 2 बन रही है आजकल, तो ये ना करें, ये मुल्क को आगे बढ़ने दें, चीज़ों को इस तरह से ना करें। हम कहते हैं कि PTI को इलेक्शन लड़ने दें, उनका हक है, निशान उनका हक है। मैं हारता हूँ, मुझे हारने दे, मैं जीतता हूँ, मुझे जीतने दे। ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं हो रहा, हमारे साथ भी इस इलेक्शन में इसी किस्म का सलूक हो रहा है। मैं इन्होंने एक मिसाल दी, मैं नहीं देना चाहता इस वक्त रात को मेरे सपोर्टर्स के साथ क्या हुआ है, तो हर जगह पे ये हो रहा है। ये ना करें। मेरे चले मैं आपको दिखाता हूँ, कसूर यहाँ पे 30 किलोमीटर के फासले पे है, मेरा हल्का शुरू हो जाता है। अभी भी
डेली कैंडिडेट्स आकर वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर देते हैं, अगले दिन शुरू हो जाते हैं। क्या ये इलेक्शन हो रहा है? तो हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें न करें, इसका नुकसान होगा। हम आपको नहीं याद कि आसफ जरदारी साहब को कहा गया था कि आप छोड़ें ये सब कुछ? उन्होंने कहा था कि मुझे एम्बुलेंस में ले जाएं, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ पे। 18वीं तरमीम के बाद क्या क्या हुआ था? तो ये आपको भुगतना पड़ेगा और इसके लिए स्टैंड करना पड़ेगा, खड़े होना। चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि दोबारा से फिर हम ऐसी चीजें करें जिससे हम जमहूरियत को आगे बढ़ाएं। और जमहूरियत भी एलिटिस्ट जमहूरियत नहीं चाहिए मुझे, जिसमें मैं भी या मेरे जैसा बंदा इलेक्शन ना लड़ सके। अवाम की जमहूरियत चाहिए। कितना पैसा चाहिए इस इलेक्शन के लिए? कहाँ से लाएंगे हम लोग? और मैं आज वड़ाई साहब से बात कर रहा था, मेरे जैसे सियासी कारकुन एक आध इलेक्शन के बाद बाहर हो जाएंगे इस सारे प्रोसेस से। जो बिलियनियर क्लब है वही वापस आ जाएगी। तो कैसे हम फिर, हमें मल्टी डायमेंशनल लड़ाई है पार्टियों के अंदर भी, जमहूरियत के लिए भी, और सिर्फ जमहूरियत के लिए नहीं, इस एलिटिस्ट जमहूरियत के खिलाफ भी हमें लड़ना है। और ये सियासी कारकुन नहीं लड़ सकते। मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैं एक सवाल करूं, उसके साथ ही अगर आप जवाब दीजिएगा इसको, अगर आप चाहें। जी। देखिए, मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, मेरे दोस्त बार बार बात कर रहे हैं। मैं कोई आपको बलूचिस्तान के दोबारा रेफरेंसेस नहीं देना चाहता। ठीक है, हर पार्टी ने गलतियां भी की हैं और हर पार्टी ने ज़्यादतियां भी की हैं। अभी भी कुछ लोगों को, जिनको कहा गया है आखिरी वक्त के अंदर कि आप एक मखसूस पार्टी ज्वाइन करें बलूचिस्तान में, उनको क्यों कहा गया है? अगर आप किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है और सिर्फ दूसरे ही हिस्सा हैं, तो फिर ये हिस्सेदारी पड़ कैसे रही है? इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि जो बात वड़ाइद साहब कर रहे हैं वो सही बात है। आपको एक ट्रूथ का एक बनाना पड़ेगा तरीका कार, ट्रूथ और रिकंसिलिएशन का। उसमें मैं मान रहा हूं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये बात करनी होगी हर पार्टी को, बजाय इसके कि हम ये कह रहे थे, आप ये कह रहे थे, फिर वो दूसरा बंदा मजबूर होकर कहता है फिर मैं भी आपको बता देता हूं कि उस वक्त कौन कौन क्या क्या कर रहा था। ये मुनासिब नहीं है, इसी से तफरीका फैलता है। मैं आपको कह रहा हूं यहां पे कि आप सारे हाथ मिलाएं और हाथ जोड़ें भी अवाम के सामने, और मानें कि किस किस वक्त क्या क्या हुआ है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सारे मिलके, इस वजह से नहीं कि मानने में या कहने में या उंगली उठाने में, आप कह रहे हैं अवाम के सामने जाके हाथ जोड़ो, सामने जाके किसी और जगह पे जाके हाथ ना जोड़ो, हाथ जोड़ें और माफी मांगें। और उसके बाद एक सफर को दोबारा से शुरू करें बेस्ड अपॉन सम रूल। जो जिन चीज़ों को आपने जो पहला सवाल पूछा था कि वो क्या होना चाहिए, वो एक रूल बेस होनी चाहिए। हमारी गुफ्तगू जारी है। ग्रेट डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में दोबारा खुशामदीद। दो मिसालें मुझे अगर इजाज़त दें मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि आपके इस मिसाक में भी थी और हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते थे कि एहतसाब का निज़ाम क्या होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे। उसके बाद में कानून साजी करके आइन में उसको शामिल किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, नैब चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा। हमने देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को आप दोनों जमातों ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने अपॉइंट किया। लेकिन क्या हुआ, फिर दोनों जमातों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस आईनी अपॉइंटमेंट के बाद भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमें विक्टिमाइज किया गया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज है सिकंदर सुल्तान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग ने मिलकर उनको लगाया। आज वही तहरीक इंसाफ कहती है कि ये जानिबदार हैं, ये हमारे खिलाफ है। तो ये चीज़ें मीसाक में भी थी, आइन में भी थी, उसके वो नताइज क्यों नहीं हासिल हुए थे? सॉरी जी प्लीज। देखिए, ये सब चीज़ें हम आइन में लिख देते हैं, लेकिन आइन के अंदर रूह नहीं है ना। असल बात ये होती है, आप जिस किसी को भी मुतय्यन करते हैं, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना खुद मुख्तार है या इलेक्शन कमीशन इतना खुद मुख्तार है कि इससे ज़्यादा खुद मुख्तारी मुमकिन नहीं है। इसी तरह नैब के जो ओहदेदार हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, इंतहाई खुद मुख्तार है। कागज़ पे आप इससे ज़्यादा खुद मुख्तारी नहीं दे सकते, लेकिन दिल खुद मुख्तार नहीं है, रूह खुद मुख्तार नहीं है। उसकी वजह है, और वजह वही है कि जो भी एक ओहदे पे बैठता है वो कुछ देर के बाद उसको नज़र आता है कि इस ओहदे में जो मुझे खुद मुख्तारी दी गई है वो बेमानी है। तो खुद मुख्तारी है या ताकत उसको कहीं और से मिलती है, ये सवाल है। देखिए, कानूनन तो है उसके पास ताकत, कानूनन उसके पास ताकत है, उसको आइन ताकत दे रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कमज़ोर समझता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और है कि जो 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, उसमें ये वादा किया गया था कि
निगरान हुकूमत कायम होगी और निगरान हुकूमत जो है उसकी निगरानी में नए इलेक्शन होंगे और फिर निगरान हुकूमतें आएंगी। ये बड़ा बुरा तजुर्बा साबित हो रहा है। तो यही मेरा सवाल है कि अगला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या ये वादा करना चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान में कोई निगरान हुकूमत नहीं आएगी? मीर साहब, सवाल निगरान हुकूमत का नहीं है, सवाल है इलेक्शन कमीशन का। मुझे ये बताएं कि मेरे ज़िले के अंदर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बैठा है ना, वो DRO क्यों नहीं है? कभी आप अदलिया के कंधे पे रख देते हैं बंदूक, कभी आप इंसामिया के कंधे पे रख देते हैं। वो क्या करते हैं? उनके पास ROs नहीं है। मेरे हल्के ज़िले के 4 हल्के हैं। वो अगर बुरा इलेक्शन करवाते हैं जिम्मेदारी लें, अगर अच्छा इलेक्शन करवाते हैं जिम्मेदारी लें। वो कभी किसको देखते हैं? कभी अगर इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर DRO हो और ये सब कुछ हो रहा हो तो फिर लेकिन सवाल तो ये है ना कि जिम्मेदार होगा। इंडिया के अंदर क्या है, 3 लोग हैं ना इलेक्शन करवाते, 3 लोग हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक सीनियर मेंबर होता है, एक जूनियर मेंबर। हर बंदे ने 6 साल के लिए आना है और वहां पे कोई हिल के तो दिखाए। अच्छा, अब इस पे अहमद बिलाल महबूब साहब आप क्या कहेंगे कि ये जो निगरान हुकूमत पाकिस्तान में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाओ, नहीं इलेक्शन हुआ, एक साल से निगरान हुकूमत चल रही है। तो ये जो 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें जो निगरान हुकूमत का जो पॉइंट शामिल किया गया था वो तो गलत साबित हो गया, अब इसको निकाल दिया जाए। देखिए, ये जो निगरान हुकूमत का फार्स है ना, फार्सिकल ये सिस्टम है। आप अंदाज़ा फरमाएं कि इस वक्त भी जो निगरान हुकूमत है उसके जो निगरान वज़ीर आज़म है उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से था, सिटिंग सेनेटर थे। ठीक है, उन्होंने वज़ीर आज़म की जब उनको पेशकश हुई तो उन्होंने उसको इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर दाखिला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मेंबर थे वो रिज़ाइन करने तक भी बाप के मेंबर थे और सेनेटर थे, और ये उनकी सेनेट के ऊपर लिखा हुआ था। हमने बार बार तवज्जो दिलाई कि ये एक पार्टी के अहदेदार हैं, इसके बावजूद वज़ीर दाखिला है वो नहीं हटाए गए, खुद छोड़ा तो छोड़ा। इसी तरह से दूसरे लोग जो बाद में हटाए गए कई महीनों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी सियासी पार्टियों के थे। मैं समझता हूं कि ये तजुर्बा अब भी सियासी पार्टियों के अभी भी लोग मौजूद हैं। ये बिल्कुल एक ऐसा निज़ाम है जो नाकाम हो चुका है, हमारा ख्याल था, लेकिन उसकी बुनियाद फिर वही है जिसके ऊपर हम बार बार तवज्जो दिला रहे हैं और बार बार कह के हम अपनी जान के ऊपर अज़ाब भी डालना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन मेरे ख्याल में अब बजाय इसके कि एक जानिबदार केयर टेकर गवर्नमेंट हो और उसके लिए नई इंडक्ट की जाए और उसके लिए एक नया ढांचा बनाया जाए, अगर जानिबदारी किसी हद तक करनी है तो वही गवर्नमेंट चलती रहे। हाँ। और पावर्स जो है वो आप इलेक्शन कमीशन को दें, इलेक्शन कमीशन एहतियात से मुंतखब करें, लेकिन उसके अंदर इंटरफेरेंस ना हो। फिर जो इदारे जिनको ज़िम्मा दिया गया वही करें। ये फरमा रहे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बेचारा इस काबिल नहीं होता, उसके पास तो वो इख्तियार होता है ना उसका वो ग्रेड होता है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? और चले वो करवा भी ले, अगर उसको आप RO बना भी दें आप तो नीचे जो 8 लाख लोग पोलिंग स्टाफ है वो कहाँ से आता है? वो वहां से प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इंडिया में क्या है जी? नहीं, इंडिया के एक DRO होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है। इंडिया की बात वो नहीं है जो हमारी रिवायत पैदा हो चुकी है। नहीं, मसला ये है कि अगर आपका ऊपर से प्रोसेस ठीक है, ऊपर से फिर प्रोसेस देखे ना, वहां पे तो इंडिया में गवर्नमेंट बैठी होती है ना, वही गवर्नमेंट बैठी होती है जब इलेक्शन होता है। बर्तानिया में वही गवर्नमेंट बैठी होती है, अमेरिका में वही गवर्नमेंट बैठी इदारा हुक्म। सवाल यही है कि क्या इलेक्शन कमीशन का DRO जो है वो उसको वो पावर दे ना, वो 3 अफसर फड़का दे, वो उस जिले के 3 अफसर फड़का दे। मैं देखता हूँ चौथा कैसे जरूरत करता है। मसला ये है वो फड़काने के क्यों नहीं, उसके पास पावर है। साहब को जरा कुछ देखिए, हम जनरली ये कहते हैं कि स्ट्रैटेजी इज नॉट और पॉलिसी इज नॉट वर्थ द पीस ऑफ पेपर ऑन विच इट्स प्रिंटेड इफ इट डजंट ट्रांसलेट इनटू एक्शंस। यानी आपने ये तमाम चीज़ें लिख दी, बाकी ममालिक ने ये फैसला किया कि कोई भी इस तरह की अपॉइंटमेंट, छोटी इससे अपॉइंटमेंट, इससे कहीं छोटी अपॉइंटमेंट जो है वो काबीना के सामने पेश होंगे, सेनेट में पेश होंगे, नेशनल असेंबली में पेश होंगे, बाकायदा उनसे सवालात पूछे जाएंगे कि भाईजान आपने फलां वक्त क्या किया था। ये आपका पूरा 30-35 साल का चट्ठा पड़ा हुआ है। किसी भी अपॉइंटमेंट से पहले तमाम सियासी जमातें बैठ के वहाँ पे कई दिन ग्रिल करती हैं, पुराने कागजात इनकम टैक्स के निकल आते हैं, यूनिवर्सिटी के लिखे हुए कागज़ सामने आ जाते हैं, उसके बाद फैसला किया जाता है कि किसने नैब चेयरमैन लगना है, किसने इलेक्शन कमीशन का लगना है हेड।
अगर ये पब्लिक डोमेन में आ जाए, पब्लिक स्क्रूटनी में आ जाए, कैमरे लगे हों, उनके सामने सवालात पूछे जा रहे हों, तो दो बंदे फिर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। वो फिर अवामी मुफाद में नहीं होगा तो अवाम के सामने आ जाएगा। और उसके बावजूद अगर रोल करने की कोशिश की जाएगी इसको कि ये अवामी मुफाद में भी नहीं है, प्रेजुडिशल भी है, इसकी एक ख़ास किस्म की एफिलिएशन भी है, इसका इंटेलेक्चुअल नुक्ता नज़र जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, इसने फ़लाँ वक्त में फ़लाँ आदमी के ख़िलाफ़ जुल्म किया है, औरत के ख़िलाफ़ जुल्म किया है, जो चीज़ें निकलती हैं जब सेनेट हेयरिंग होती है बाकी ममालिक में या आपके पार्लिमान में ये डिबेट, उसके बाद आप कर लें अपॉइंटमेंट। आपको 3-4 हफ्ते की ये डिबेट करवाने से किसने रोका है? यानी अगर आइन की स्पिरिट ये है, चाहते आप ये हैं कि अच्छी जगहों पे अच्छे लोग लगें, तो उनकी अच्छाई जो है वो लोगों के सामने उसका ज़हूर होने दें, उधर बात गुफ्तगू करें, और उसके बाद अगर कोई अच्छा आदमी आपको नजर आ जाए तो फिर उसको लगा दें। उसमें तमाम पार्टीज, मल्टी पार्टी डिबेट से आगे आएंगे। एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ। आपको पता है MS गिल जब इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर था, एक यात्रा पे उसने जाना था, उसने खत लिखकर रोक दिया था कि आप अगर जाएंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन का अमला लेगा और सीधा यात्रा पे जाएगा और वहां से वापस लेकर आएगा और हमारा जहाज जाएगा। और उसने कैंसिल कर दिया था अपना प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था कि ये रास्ते में हम इसका 6 इस्तकबाल रखवाएंगे। तो जब तक ये इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन के पास है वो इस्तेमाल नहीं करता, तो कैसे ये सारा प्रोसेस ठीक हो? देखिए, सवाल तो यही है ना कि इख्तियारात क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं या क्यों इस्तेमाल नहीं किए जाते। तब वो इख्तियारात जो इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन के पास हैं, हमारे नैब के पास हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो तवातुर से आला बनते हैं, वो आलाकार बनते हैं किसी मकसद का। वो मकसद किसका होता है? वो अवाम का मकसद नहीं होता। असल मसला वही है। देखिए, कागज़ पे आप जो मर्जी लिखते हैं, आप सेनेट हेयरिंग्स करा लें किसी ओहदे पे तैनाती के लिए, अगर सेनेटर साहिबान को शाम को ये बताया जाएगा कि तुम्हारी ऑडियो हमारे पास है, तुम्हारी वीडियो हमारे पास है, कल तुमने ये नहीं करना या यूं करना है, तो क्या होगा फिर? इसलिए पूरा निज़ाम जो है हमारा एक तरह से एक शिकंजे में है, हॉस्टेज है। और ये जो एक्स्ट्रा एक जुडिशल जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, जो गैर मर रही है, वो असल में हमारी हकीकत है। हम कागज़ पे तो बहुत कुछ लिखते हैं। मैं अक्सर ये सोचा करता हूँ कि चेयरमैन नैब का जो होता है इतना बाइख्तियार है, इतना ये खुद मुख्तार है, ये क्यों एक के बाद दूसरा चेयरमैन क्यों इस तरह के फैसले करता है? एक कहता है कि मैंने इन सबको जेल में करना है, दूसरा आता है तो कहता है कोई मुकदमा है ही नहीं इस काबिल कि उसको देखा जाए, उसको परसू किया जाए। तो बिल्कुल जो ही स्क्रिप्ट बदलती है वो उन चेयरमैन साहब की जुबान भी बदल जाती है, उनकी गुफ्तगू बदल जाती है। तो ये क्यों ऐसा होता है? 4 साल तक PTI पे भी इल्जाम लगता रहा कि उसी नैब को आपने इस्तेमाल किया। ये भी कहने की बात है। जो पावर में होता है, यकीन माने वो नहीं चाहता कि इदारे दुरुस्त हों, चाहता है मैं अपने मफाद में इदारों को इस्तेमाल करूं। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये कोई भी मेरी नज़र में सियासी हुकूमत पावर में नहीं होती। ये बिल्कुल एक किताब डॉक्टर मुबशर ने लिखी थी, ये पीपल्स पार्टी का बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है फिक्र के हवाले से। उनकी किताब थी डॉक्टर मुबशर की, द मिराज ऑफ पावर। और वो यही कहते हैं कि हम समझते रहे कि हम पावर में आ गए हैं, लेकिन वी हैड ओनली अस्यूम्ड ऑफिस। अब इसी पर हम दीगर जमातों का भी मौक़िफ़ हासिल करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान अगर एक नए मिसाक की तरफ जाता है तो उसके बुनियादी नुकात क्या होने चाहिए? जी, यकीन मिसाक जमहूरियत के बुनियादी नुकात सबसे पहले तो ये कि जो हमारा आइन है, मौजूदा आइन है, उस आइन को क्या हम अपनी मर्ज़ी के पॉइंट्स को, शिकों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बकिया से एगराज करते हैं, बकिया से बचते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई डिक्टेटर आ जाए तो हम कहते हैं आर्टिकल 6 लगाओ, लगनी चाहिए। लेकिन भाई वही आइन जो है वो कह रहा है कि आप आर्टिकल 140A में इख्तियारात, वसाइल, फाइनेंसेस, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात और वसाइल आपको ग्रास रूट लेवल पे देने, वो नहीं देते हम उसी आइन में लिखा हुआ है कि आप जो है वो आप अगर इलेक्शन कराएंगे हर टेन्योर के बाद, उसी आइन में ये भी लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएंगे, आप 5-5 सालों तक पूरे पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर, अनइलेक्टेड मेयर लगाकर, एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर आप सैकड़ों अरब रुपए उससे खर्च कराते हैं और आप कहते हैं जमहूरियत, कोई आपको तकलीफ नहीं होती। तो पाकिस्तान के में जो जमहूरियत की जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहली बात है कि इख्तियारात और वसाइल अवाम के डोर स्टेप तक। वज़ीर आला हाउस से जो 18वीं तरमीम हुई है, ये जो सूबाई खुद मुख्तारी का नारा लगकर जो नारा लगा और उसके बाद वफाक से सूबों को इख्तियारात और वसाइल ट्रांसफ़र हो गए, वो सूबों के वज़राए आला के हाउस में आकर पार्क हो गए। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट को, सिटीज़ को, शहरों को, तालुका यूनियन काउंसिल्स को, लोगों के डोर स्टेप पे वो इख्तियारात और वसाइल नहीं पहुँचे और एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हो गई, एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स हो गए सारे। इसको नीचे ट्रिकल डाउन करना है। तो ये साबित हो गया कि सूबाई खुद मुख्तारी से मुल्क
खुद मुख्तार नहीं हुआ, लोग खुद मुख्तार नहीं हुए, अब ज़िले खुद मुख्तारी की ज़रूरत है। तो इसके लिए आइन में एक इस में तब्दीली की ज़रूरत है, आइन में उसको और फर्दर टिकल डाउन कराने की ज़रूरत है ताकि किसी की तशरीह ना रह सके। इसी तरह से हमारे यहाँ हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो बेसिक क्लॉज दिए हुए हैं कि मुफ्त होगी तालीम और कंपलसरी होगी तालीम, नहीं है। तो और इसी तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो नौजवानों जो यूथ बल्ज है हमारे पास जो है उसको हमें चैनलाइज करने का कोई हमारे पास इस वक्त मैकेनिज़्म कोई नहीं देता। इन बातों को तय करना कि भाई हमें यूनिवर्सिटीज़ में तालीम ऐसी करिकुलम ऐसा जिसमें सब राज़ी हो जाएं और उस करिकुलम में ऐसी चीज़ हो कि जो हम आज की जदीद दुनिया की चीज़ें पढ़ाएं, जिसको हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके उसको हम जो है दुनिया भर में भेजें, जिस तरह से इंडिया ने भेजा है। शहर बनाना है मुल्क में, इन्फ्लक्स पाकिस्तान में 70 सालों में एक शहर बनाया आपने, इस्लामाबाद प्लैंड सिटी, एक वो आपने हुक्मरानों के लिए बनाया, ब्यूरोक्रेट्स के लिए बनाया। पाकिस्तान में आपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से शहर ही नहीं बनाए। ये वो नुकात होने चाहिए जिसके ऊपर तमाम सियासी पार्टियों को बैठकर एक मिसाल के जमहूरियत में हम सियासत करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन इन सारी बातों के ऊपर हम कमरा बंद करके जब हम नरेंद्र मोदी से मज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं तो मुल्क की बका और सलामती उसको आगे बढ़ाने के लिए सारी पार्टीज़ के लोग, मैं जब सारी कह रहा हूँ तो सारी पार्टीज़ के लोग इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते, सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते और चंद नुकात ऐसे तय क्यों नहीं कर सकते कि जिसके ऊपर बिल्कुल ये रिटन सहीफा हो जाए कि इसके ऊपर जो है ये जो तय है सारी चीज़ें, किसी की भी हुकूमत हो उसने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। इमल वली खान साहब, आप बताइएगा कि अगर पाकिस्तान नए मिसाक की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके खदोखाल क्या होने चाहिए? मेरे ख्याल में उसके बुनियादी नुकात तो यही होने चाहिए कि हर इदारा अपने आईनी जो दायरा कार है उसके अंदर रहते हुए काम करे और हर कोई भी इदारा दूसरे इदारे पे काबिज या हमलावर ना हो और हर इदारा खुद एहतसाबी का अमल करे। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि एक इदारा उठ के दूसरे इदारे को ठीक करे या दूसरा उठ के पहले को ठीक करे, नहीं, हर इदारा, वो जुडिशरी है, वो पार्लियामेंट है, वो फौज है, वो मीडिया है, हर जो ये बुनियादी सतून हैं ये सब बैठ के ख़ुद एहतसाबी करे और ख़ुद एहतसाबी के अमल को मेरे ख़्याल में उसमें पाकिस्तान को तरजीह देते हुए या पाकिस्तान के अवाम को तरजीह देते हुए एक मिनिमम एजेंडे पे मुत्तफिक होना चाहिए। सिराजुल हक साहब, बाकी हमारे मेहमानों ने भी इस पर बात की है, आप बताइएगा कि जमात इस्लामी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि बुनियादी नुकात नए मिसाक के हवाले से क्या होने चाहिए? जब जमातों के अंदर खुद ही जमहूरियत ना हो और वहाँ कारकुनान की कोई इज़्ज़त और वक़्त ना हो, वहाँ कोई शुराई निज़ाम ना हो, वहाँ कोई एहतसाब का निज़ाम ना हो, वहाँ कोई तरबियत का निज़ाम ना हो, तो आप उन लोगों को इकट्ठा भी करेंगे, उससे क्या बनेगा? जिस तरह पानी में आप जितना भी मदहानी चलाएंगे उस पर मक्खन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मुझे ज़रूरत है एक पाकिस्तानी की हैसियत से कि यहाँ एक हकीकी जमहूरियत हो, तो फिर मुझे उस जमात का साथ देना चाहिए जिसके अंदर भी जमहूरियत हो। तो अगर आप चाहते हैं कि एक जमहूरी पाकिस्तान आपको मिले जिसमें आपके वोट की अहमियत हो, आपकी राय की अहमियत हो, आपकी सलाहियतों का कोई एतराफ़ करे, तो उसके लिए ऐसे एक जमात का तलाश करने की ज़रूरत है। तो मैं पाकिस्तानियों से बात करूँगा कि एक हकीकी जमहूरी जमात तो जमात इस्लामी है। तो मैं एतमाद के साथ बात करता हूँ, अपने माजी कल के बजाय नहीं, मैं माजी की बुनियाद पर बात करता हूँ कि एक करप्शन फ्री पाकिस्तान, एक हकीकी जमहूरी पाकिस्तान, एक क्लीन पाकिस्तान और एक ग्रीन पाकिस्तान के लिए फिर आप जमात इस्लामी का इंतखाब करें। हमारी गुफ्तगू जारी है। ग्रेट डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में दोबारा खुश आमदेद। सलमान अकरम राजा साहब माशाल्लाह, मैं बहुत इनको सराहता हूँ, इनके बहुत बड़े कानूनदान भी हैं और दानिशवर भी हैं, लेकिन इनसे मुझे इख्तलाफ यह है कि देखें, चाहे डॉक्यूमेंट जो है उस पर अमल दरामद ना भी हो, जस्टिस मार्शल के फैसलों पर पूरे एक रजीम में अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर वक्त आता है कि उन पर अमल दरामद हो जाता है। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फैसला जो था अनडू कर दिया गया,
लेकिन फिर वक्त आया कि वो फैसला हो गया। इसलिए हर डॉक्यूमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की, हर मुआहदे की कदर है। हाँ, उसके लिए वक्त होता है, उसके पीछे से पुश होती है, स्ट्रगल होती है, वो लैकिंग है। उसको अगर आप ऐड करेंगे कि उसके पीछे बिल लाएं, सारे लोगों को इकट्ठा करें, वफामत करें, फिर उसके लिए स्ट्रगल करें सारे मिलकर, तो फिर उसी चीज़ की अहमियत हो जाएगी। और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो स्ट्रगल है ना, सिर्फ सियासी जमातों की नहीं, पूरे माशरे की होनी चाहिए। आप देखिए, जब इनकलाब फ्रांस आते हैं, बड़ी शानदार किताब है रेवोल्यूशन ऑफ द माइंड, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब की। उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने उससे पिछले 100 साल के जो लोग एक दूसरे को खतूत लिख रहे थे ना, और वो डिलीवर नहीं होते थे, वो डाकखानों में पड़े रह जाते थे, उन खतूत का मुतालिया किया और उन्होंने साबित किया है कि पूरा माशरा जो है जमहूरी हो चुका था। इनकलाब फ्रांस जो है वो किसी एक जमात ने नहीं बर्पा किया था, वो पूरे माशरे ने बर्पा किया था। क्या हमारा माशरा जमहूरी है? देखिए, जब इलेक्शन नहीं हुए 90 दिन में, मैंने कहीं तकरीर की, मैंने कहा फॉर मी द स्काइज विल फॉल, आसमान गिर जाएगा अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए। लेकिन माशरे में कितने लोगों ने कहा कि आसमान गिर जाएगा? आपको मानना पड़ेगा कि कुछ ऐसे उसूल हैं, कुछ ऐसी लकीरें हैं आइन की, उन पे अगर अमल ना हो तो वाकईतन आसमान गिर जाता है। ये जो मुआशरे की आप बात कर रहे हैं ना, ये जिम्मेदारी, जब आप आके इस कुर्सी पे बैठते हैं, हम बैठते हैं, चौधरी साहब बैठते हैं, तो हम ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम मुआशरे के अंदर इस नैरेटिव को लेकर जाएंगे। और आज की भी जो तमाम गुफ्तगू हो रही है, जिसको मैं सोहेल साहब से बार बार अग्री कर रहा हूँ कि जिस चीज़ को ये स्ट्रगल कह रहे हैं और मैं भी स्ट्रगल कह रहा हूँ, वो स्ट्रगल ही ये है कि इस गुफ्तगू को अवाम तक ले जाया जाए, अवाम को मोबिलाइज किया जाए। क्योंकि ये गुफ्तगू अगर आप सिर्फ कागज़ की बात करेंगे तो सिर्फ कागज़ की रह जाएगी। अगर आप कहेंगे कागज़ की हैसियत नहीं, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कुछ होगा, हम कई चीज़ें हारेंगे, कई चीज़ें जीतेंगे, हम इंगेजमेंट से बाज नहीं रहेंगे, हम जो जमहूरी स्पेस है आज 2006 चले जाएंगे, हम आपको याद दिला के बता सकते हैं कि दिस इज व्हाट यू हैड साइंड। लेकिन एक तदरीज तरीके से जिन्हें समाज के अंदर से लड़ना होता है, स्टूडेंट्स यूनियन, ट्रेड यूनियंस, किसानों की तंजीमें, वो सारी की सारी बर्बाद कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। वो होती हैं जो समाज को लेकर आगे बढ़ती। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते जाते इस इशू पे बात करेंगे कि अगर नया कंसेंसस होता है, मीसाक होता है, तो पार्टीज का कंसेंसस, इत्तेफाक राय किन किन नुकात पर होना ज़रूरी है। और इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से, और फिर मंजूर काकड़ साहब, और इसके बाद सफदर अब्बासी साहब का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। देखिए, मिसाक जमहूरियत में मैंने आपको बता दिया कि जमीयत उलमा इस्लाम के मुताबिक मिसाक जमहूरियत का बुनियादी खद व खाल 73 का आइन है। अब आप उसमें आप देखिए कि मिसाक जमहूरियत का खद व खाल क्या होना चाहिए, बुनियादी उसूल क्या होनी चाहिए। देखिए, जमहूरियत कहते हैं किसको है? जमहूरियत कहते हैं आवाम की हुक्मरानी को। लेकिन ये आवाम की हुक्मरानी किसके लिए हो? चंद मखसूस तबके के लिए, चंद मखसूस ख़ानदानों के लिए, चंद मखसूस जमात और उसकी ख़वास के लिए, चंद मखसूस इदारों को खुश करने के लिए। जमहूरियत में हुकूमत जमहूर की होगी, आवाम की फ़लाह और बहबूद, जमहूर की फ़लाह और बहबूद के लिए कि कौम तरक्की कैसे करेगी। वो तमाम इक़दामात जिससे कौमी तरक्की की ज़मानत है, वो इक़दामात क्या होंगे? ये तमाम चीज़ें मिसाक जमहूरियत जो 73 का आइन है उसमें मेंशन है कि हमने तालीम के मैदान में क्या करना है, सेहत के मैदान में क्या करना है, हमने रोज़गार के हवाले से क्या करना है, हमने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए क्या करना है, हमने पाकिस्तान को और कौम को माशी तौर पर कैसे मजबूत करना है, सियासी तौर पर कैसे मजबूत करना है, खारिजा पॉलिसी के हवाले से कैसे पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है, इदारा जाती सूरत में हम पाकिस्तान को कैसे मजबूत करेंगे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को कैसे हम साबित कर सकेंगे। तो लिहाजा अगर आप जमहूरियत मजबूत करना चाहते हैं तो इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम होना चाहिए। इसी गैर सियासी अशराफिया गैर जमहूरी क़ुव्वत को ये हक़ हासिल नहीं है कि किसी को इक़्तिदार से सबकदोश करे और किसी को लाडला बना के उसको इक़्तिदार पर मुसल्लत करे। ये 76 साल हम यही करते रहे, फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ हमने खोया, आधा पाकिस्तान खोया हमने,
और मईशत हमारी नहीं है, ना गुफ्तवी है, ज़मीन बोस हो चुकी है। देखिए, मिसाक जमहूरियत पे जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, जैसे पहले भी मैंने कहा, और कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क को जो है ना एक अहमियत के आमिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद होती है, तमाम हकूक़ उसमें महफूज होते हैं, मुल्क के आवाम के, लोगों के, स्टेक होल्डर्स के, अदारों के, सब के उसमें होते हैं। जो इसमें नुकात की बात हम हमेशा करते हैं, इसमें क्या नुकात होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो इसमें नुकात होने चाहिए मिसाक जमहूरियत में, उसमें जो 25 करोड़ हवा में उसका जो है ना प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये होगा, उसके हकूक़ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी उसके बुनियादी हकूक़ है आवाम के, जो 25 करोड़ हवा में, जैसे हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन के हवाले से, अब नकासी के हवाले से होनी चाहिए, जो दुनिया में लोगों ने अपने आवाम को दी है। अगर हम इसको फॉलो कर ले, अगर हम इसमें कामयाब होते हैं हम देने में, तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं हम उसमें कामयाब होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को पब्लिक को नहीं दे सकते हैं, इस पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा यही रोना होगा कि मिसाक जमहूरियत क्या है, कैसे होना चाहिए, नया होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। अगर हम इसे निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पर हमको इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। देखिए जी, मिसाक जमहूरियत तो बुनियादी चीज़ तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जब सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत ना हो, जब सियासी जमातों के अंदर एक ख़ानदानी वरासतों का तस्वर आ जाए, और सियासी जमातों के अंदर जो 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 कारकुन है उसकी इज्जत ना रहे, तो फिर मेरे ख्याल में जो जमहूरियत भी जो है उससे मजरू होती है, जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचता है। तो पहली बात तो ये है कि ये सारे अमल के अंदर पार्टी अपने अंदर जो है जमहूरियत पैदा करे, पार्टी अब जो है ना अपने कारकुनों को इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, और फिर जो है ना साथ ही साथ जो दीगर इदारे वो भी पाकिस्तान की जमहूरी और आइनी स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करें। मैं समझता हूँ कि 73 के आइन में आज भी वो दमखम है कि वो चल सकता है, प्रोवाइडेड हम जो है ना उसको तमाम सही अंदाज में चलाने की कोशिश करें, और उसको जो है तोड़ मोड़ के जो है ना बार बार उसको तोड़ा मरोड़ा न जाए मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर हम ये बुनियादी बातें दुरुस्त करते हैं, जहाँ पे ये जो बढ़ती हुई पॉलिटिकल खला है, जो वैक्यूम है, जो इसको अगर हम भरने की कोशिश करें, सियासी जमातों के अंदर ये विरासती तस्वर को ख़त्म किया जाए, और दीगर इदारे जो है ना मुल्क की जमहूरियत को सपोर्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि आगे हम बढ़ सकते हैं। और यकीनन इस बात की ज़रूरत है कि मिसाक जमहूरियत अगर आना है तो फिर हमें वाइडर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जाना पड़ेगा। दीगर जमातें जो इस वक्त ज़्यादा जो है ना अपने शद-ओ-मत से जो है ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, उनको भी इसके अंदर फिर शामिल करना पड़ेगा। वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में दोबारा खुश आमदेद। अच्छा आप जी, एक सवाल जो है उस पर मुझे आपसे सिर्फ येस और नो चाहिए, क्योंकि वो उस पर अभी तक हम क्लियर नहीं है कि कंसेंसस हुआ कि नहीं हुआ। और इसके बाद मेरा एक सवाल हामिद मीर साहब आपसे भी है, अच्छा। ज़रूरी है बड़ा, कि जो नया मिसाक जमहूरियत है जिस पे हम कह रहे हैं जी कि उस पर उसकी ज़रूरत भी है और उसके नुकात पे भी डिस्कशन हो गई है, तो उस मिसाक जमहूरियत में इदारों को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी, नहीं होना चाहिए जी। नहीं, देखिए उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस हद तक होना चाहिए कि वो इकरार करें कि हमारा कोई रोल नहीं है। अच्छा जी बताएं। बिल्कुल होना चाहिए जी, उनके बगैर ये बेईमानी होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो बैठ के साइन करेंगे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के ये बात तय होनी चाहिए उनका कोई रोल नहीं होना जी। नहीं जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है मैं तो उसी को मानता हूँ, और उसमें कोई रोल नहीं। तो अक्सरियत ये कह रही है कि इदारों का मिसाक जमहूरियत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए बस। अब इकरार करें कि हमारा रोल नहीं है जी। सवाल मेरा ये, और मीर साहब से वो सवाल इसलिए बनता है क्योंकि बाकी सहाफ़ी भी इस पर बात करते हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं। जो शिक नंबर 14 थी इस मिसाक मईशत की, वो ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया को आज़ादी होगी। अब 15 साल से मुसलसल इस मुल्क में जमहूरियत है, जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी, क्वालिटी में बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हर दौर में देखते हैं कि मीडिया पे कदगनें लगाई जाती हैं। इसका कौन जिम्मेदार है, सियासी जमातें या इदारे? देखें, इसके ज़िम्मेदार इदारे भी हैं और सियासी जमातें भी हैं, क्योंकि और सहाफ़ी भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि सहाफ़ी उनका टूल बन जाते हैं। लेकिन देखें, जो इदारों ने जो किया वो उन्होंने आइन के अंदर रह के नहीं किया, लेकिन जो सियासी जमातों ने किया वो उन्होंने पार्लियामेंट के ज़रिए किया। जैसा कि मिसाल के तौर पे 2 मिसालें सिर्फ दूंगा
कि जो पीका का कानून है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में आया जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और उस वक्त हमने कहा बार बार कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा। आप जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं, उनको रोकने के लिए आप लेजिस्लेशन ज़रूर करें, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें और इस चीज़ को ज़रूरी बनाएं कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन हमारी नहीं सुनी गई, पीका का कानून पास किया गया और फिर वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने वो जो मुस्लिम लीग नून का कानून था उसको मज़ीद सख्त किया और उसको पीका ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुसल्लत करने की कोशिश की, जिसको कि फिर हमने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने उसको गैर मौसर करार दे दिया। तो जो इदारे करते हैं वो तो हम सारे उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन सियासी जमातें जो हैं उन्हें भी जरा अपनी अदाओं पे गौर। ये सवाल मैंने मीर साहब से इसलिए पूछा है क्योंकि ज़्यादातर ये निशाने पे रहते हैं, इसकी जद में रहते हैं आजकल भी। और शहजाद इकबाल साहब, वो एक सहाफ़ी ने पीपल्स पार्टी के दौर में तोता फाल भी हमारे खिलाफ निकलवाई थी, आपको याद है ना? तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये बात सही है। देखिए, जब पीटीआई की हुकूमत के दौर में मियाँ नवाज शरीफ पे पाबंदी लगी थी कि उनकी जो तकरीर है वो नहीं सुनाई जा सकती, मैं गया था अदालत में, आपको शायद याद हो। उसमें बहुत से सहाफ़ी जो थे, नजम सेठी साहब, दीगर, उनकी तरफ से मैंने पिटिशन की थी और मैंने ये कहा था कि एक शख्स को आपने जेल में डाला है, उसके इंसानी हुकूक तो नहीं छीन लिए, उसकी ज़ुबान तो नहीं छीन ली, उसकी एक बतौर इंसान उसकी जो एक उसका वजूद है वो तो नहीं छीन। नवाज शरीफ साहब के लिए तो आप बड़ी दफ़ा जी बिल्कुल, देखिए अदालतों में गए। उसूल हमेशा वही रहा है, मेरा उसूल हमेशा वही रहा है कि अदालतों को आलाकार नहीं बनना चाहिए रजीम चेंज का। क्या उस वक्त आप गैर सियासी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं था। देखिए, मेरा हमेशा से मैं सियासी हूँ और मैं उस तरह का वकील नहीं हूँ कि यहाँ से मुकदमा मिले तो ये ले लूँगा, वो मिलेगा तो वो ले लूँगा। कुछ मेरे नज़रियात हैं जिनसे मैं कभी नहीं हटा। अब 32 साल मुझे हो गए, तो मेरा उस वक्त भी यही था मौक़िफ़ कि अदालत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सियासी तब्दीली के लिए। आज भी मेरा यही मौक़िफ़ है कि अदालत को और कानूनी अमल को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए सियासी तब्दीली के लिए। ये अवाम को दें आपके हाथ। सही है। क्या मीसाक की ज़रूरत पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान है या इदारों को भी इसमें शामिल होना चाहिए? इस पर भी अब दीगर पार्टीज़ का मौक़िफ़ लेंगे। इमर वली खान साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि नए मीसाक में सिर्फ सियासी जमातें होनी चाहिए या दीगर इदारों को भी इसमें शामिल होना चाहिए? मेरे ख्याल में इमरानी मुआहिदा अगर हम कहें तो ये एक जरगा है, तो इस जरगे में शामिल हो सकते हैं और हर कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव्स या हर इदारा अपनी नुमाइंदगी कर सकता है। और ये पहले नहीं, इससे पहले भी हुए, अगर आपको याद हो तो APS के वाक़े पे इस तरह का एक वो हुआ था, एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें इदारे भी आके बैठे थे और सियासी क़ुव्वतें भी बैठी थी और मिल के एक लाए अमल तय किया गया था जिसके नतीजे में हमें नेशनल एक्शन प्लान मिला है। लिहाजा मेरे ख्याल में मुल्क की खातिर ये सब हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप भी इसमें अपनी राय दीजिएगा कि जिस मिसाक की हम बात कर रहे हैं, क्या उसमें इदारों को शामिल होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए, किसी को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। हम ये माने ना माने, सबकी इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में। तो सियासी जमातों के साथ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को, अगर आप मुझसे वाज़े कहते हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की आर्मी को, मैं इस्टेब्लिशमेंट को, और पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की मीडिया को तो, और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, हर हाल में इस मिसाक जमहूरियत में सियासी पार्टियों के साथ बैठकर बिठाकर, पाकिस्तान की जुडिशरी मैंने कहा इसमें लॉयर्स भी हैं और जजेस भी हैं, ऑफिशियली बाकायदा आप इसके, ताकि कल को कोई कोर्टों में ना खड़ा हो, सबको पता हो कि मुल्क का जो एक मास्टर प्लान है वो इंटैक्ट है, वो एग्रीड है और उसके ऊपर सियासत नहीं हो सकती। अगर हमने ये नहीं किया तो अब ये मुल्क जो आज हमने ये बिल्कुल जूतियों में दाल बट रही है, ये नहीं चल सकता, ये नहीं बच सकता। और मैं कहता हूँ यकीन जाने लोगों को, ये जो आम आदमी है पाकिस्तानी है, वो एक साई ऑफ रिलीफ होगा उसके लिए कि हमारे मुल्क के, चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडरान हो, हमारे मुल्क के रहनुमा लोग, लीडरान अपने इख्तलाफात को भुलाकर, हटाकर, अपने आप को एक कदम पीछे करके हमारी खातिर, लोगों की खातिर, एक दूसरे को जिसको बर्दाश्त नहीं करते थे बर्दाश्त भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको लगेगा कि वो हमारी बात कर रहे हैं, हमारे लिए अपनी दुश्मनियों को ख़त्म कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो जाएगा सारा कुछ। और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, आप भी बताइएगा कि आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मिसाक एक पार्टी का नाम नहीं है कि एक पार्टी फैसला करे और पूरी कौम और तमाम इदारों का नुमाइंदगी करते हुए बस उसी एक पार्टी, वन सिंगल पार्टी का फैसला ही पूरी कौम का फैसला है। देखिए, मिसाक में जब आप मिसाक की बात करते हैं तो उसमें तमाम इदारे शामिल हों
और एक मुंतखब पार्लियामेंट जो 24 करोड़ आवाम के वोट से मुंतखब होके हकीकी वोटों से एक हकीकी जमहूरी रास्ते से पार्लियामेंट मुंतखब होकर उसके नतीजे में एग्जीक्यूटिव वजूद में आ जाए। तो एग्जीक्यूटिव है, मुकन्नना है, आपकी जुडिशरी है और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है। ये तमाम मिल के उस मिसाक को रूबामल बना सकते हैं, उस पर अमल हो सकता है। यही मिसाक है। इन सब को मिल मिला के इसी को मिसाक कहा जाता है। एक आज़म समीम, एक पुख्ता और मज़मूम इरादा, एक पुख्ता और अजीम इरादा और सही खुलूस नियत के साथ मकसद ज़ाती मफादात, सियासी मफादात, पार्टी मफादात, ख़ानदानी मफादात से हट कर तरजीहात में रियासत की तरक्की, कौम की तरक्की हो। इस सूरत में मीसाक पर फिर अमल भी मुमकिन है और इस मीसाक से पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और ये मीसाक एक शख्स के अमल करने से ये इस मीसाक को मीसाक नहीं कहा जाता। पूरी कौम के लिए मीसाक है, तमाम इदारों के लिए मीसाक हो, तमाम पॉलिटिशियन के लिए मीसाक हो, एग्जीक्यूटिव, मुकन्नना और जुडिशरी के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मीसाक हो। लिहाजा जब वो अमल करेंगे इस पर तो मेरे ख्याल में ये मुल्क इस दुनिया में जन्नत बन जाएगा। और अब प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, लेकिन इसी मामले पर हम राय लेंगे सफदर अब्बासी साहब की और मंजूर काकड़ साहब की। देखिए, इस मुल्क में हमेशा मिसाल के जमहूरियत के हवाले से अगर हम बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसमें अगर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो तमाम जो पिलर्स हैं, लाजमन सबको इकट्ठा होना चाहिए। चाहे उसमें हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे उसमें हमारा ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उसमें सिविल सोसाइटी हो, चाहे हमारी पब्लिक हो, चाहे उसमें इंजीनियर्स हो, चाहे उसमें डॉक्टर्स हो, तमाम जो हमारे अदारे हैं, इन तमाम को जो है ना एक पेज में होने के बाद ही हम जो है ना मिसाल की जमहूरियत के हवाले से एक अच्छा सा आइन के अंदर होते हुए, कानून के अंदर होते हुए हम इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। दुनिया में आप देख लें कि 10 नुकात बनाए जाते हैं और उस 10 नुकात के अंदर जो है ना तमाम चीज़ों को प्रोटेक्शन देते हैं और उस पर मोनहन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर हम इस तरह 10 नुकात बना लेते हैं जो मुल्क के मुफाद में हो, 25 करोड़ आवाम के मुफाद में हो और जो मिसाल की जमहूरियत के मैं कहता हूँ कि उसके हक़ में भी होगा, उस लाइन को हम क्रॉस न करें, हम एक रेड लाइन दे दें, उस लाइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे तो हम इस मुल्क को जो है ना आगे भी तरक्की दे सकते हैं और यहाँ के जो अवाम है उसके जो हकूक़ है बुनियादी, उस पर हम जो है ना प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। इसके ज़िम्मेदार हम तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। कोई भी इससे जो है ना अपने आप को निकाल नहीं सकता कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। हम सब इसमें शामिल है, आए मिल के जो है ना मिसाल के जमहूरियत के जो है ना जो हम जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस पे हम सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन करें और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ही हम इस मुल्क को जो तरक्की दे सकते हैं और आवाम को तरक्की दे सकते हैं। और आइन को हम जो है ना मिसाल की जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो आइन को हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान इस वक्त जो है एक बहुत बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और के क्राइसिस से गुजर रहा है। तो मेरी नज़र में जब एक तबाह सियासी जमातें अपने आप को जो मुनज़्ज़म कर ले और अपने आप को जो है इस मिसाक को जो है लेकर आगे बढ़े, तो फिर जब दीगर इदारों से बात करने में, चाहे वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में दोबारा खुशामदीद। अब जो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है मीसाक मईशत। जैसे कि हामिद मीर साहब ने शुरू में ही बताया था कि मईशत उस वक्त मुस्तहकम हो सकती है जब आपकी सियासत में आपको इस्तेकाम नजर आए, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ उसी वक्त आ सकती हैं। तो मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपसे ज़रा आगाज़ करूँगा। मुझे बताइएगा कि अब इस बात की कितनी गुंजाइश रह गई है, क्योंकि अभी जो PDM की हुकूमत गुजरी है उसमें एक नई बॉडी भी सामने आई है, SIFC। तो अब माशी फैसले उसी बॉडी ने कर रहे हैं या आपको लगता है कि इस बात की अभी भी स्पेस होगी? जैसे आपने कहा ना, नवाज शरीफ साहब जब भी आते हैं असर्ट करते हैं कि सिविलियन स्पेस होनी चाहिए, तो क्या उसके लिए असर्ट करेंगे और फिर क्या अपनी एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे या दूसरों को भी इसमें शामिल करेंगे, या अब जो माशी मुस्तकबिल है पाकिस्तान का वो SIFC के हाथ में ही है? देखिए, आपने दो मुख्तलिफ सवाल पूछे तो मैं दोनों के मैं दोनों के जवाब दे देता हूँ।
ये जो मैं आपके सामने नुक्ता नज़र रखने लगा हूँ, ये मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे नहीं रख रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है और बेशुमार लोग इससे इत्तफाक करेंगे और कुछ इख्तलाफ करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत के ऊपर तो मिसाक हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, मैंने पहले भी पढ़ते ही इस बात को कहा था कि उसकी एक मार्केट प्लेस है, उसमें बेहतरी सिर्फ उस वक्त आएगी जब उसका तनकीदी जायज़ा लिया जाएगा। जब सारे मिलके कुछ बना लेंगे तो तनकीद कौन करेगा और काहे को करेगा? अपने ऊपर तनकीद करेगा। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि हर सियासी जमात का एक नुक्ता नज़र है कि ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा। इस बात पे एग्रीमेंट होना चाहिए कि गरीब को बाहर निकालेंगे। सबका एग्रीमेंट होना चाहिए कि ये मुल्क में जहाँ इतने गरीब लोग हैं, वहाँ जो भी पॉलिसी आएगी हम गरीब को सामने रखकर पॉलिसी बनाएंगे। ये एलीट कैप्चर के चंद सेठ जो हैं, जो 4-5 बिलियन डॉलर लेकर निकल जाते हैं, वो कौन सा प्रोग्राम उन्होंने बनाया था स्टेट बैंक ने, इस तरह के प्रोग्राम नहीं बनेंगे। हम छोटी छोटी जो ये कॉलेज के बच्चे हैं, जिनको 20-15-20-50 लाख चाहिए नया कारोबार शुरू करने के लिए, जिसमें 8-10 नौकरियां हर शख्स बच्चा पैदा करेगा, हम उस डायरेक्शन में जाएंगे, आईटी की डायरेक्शन में जाएंगे। इन चीज़ों के ऊपर तो इत्तफाक हो सकता है कि गुर्बत फोकस में है, गरीब आदमी फोकस में है, किस किस्म की तरक्की फोकस में है, क्या अमीर आदमी की तरक्की फोकस में है? तरक्की तो दोनों सूरतों में हो जाएगी, या गरीब आदमी की तरक्की या एक डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ का मैकेनिज्म होना चाहिए। इस पे इत्तफाक यहाँ तक। इसके आगे प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए या नहीं, इनको तनकीद करनी चाहिए, हमारा अपना नुक्ता नज़र, इनका अपना नुक्ता नज़र, और उस मार्केट प्लेस में आगे बढ़ें। SIFC के अंदर भी इस वक्त जो मेजॉरिटी बैठी हुई है वो सिविलियन भी है। अगर ये हमने बनाया है तो इसको लेकर चलना, आगे बढ़ाना, आइन की पासदारी करना, आइन के तहत चलाना, मुल्क की तरक्की की तरफ ले जाना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, चौधरी मंजूर साहब, अगर नया मिसाक मुईशत होता है तो उसमें आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? देखिए, मैं तो इस हक में नहीं हूँ मिसाक मुईशत के। अच्छा, उसकी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया में न्यू कॉन्स का फ़लसफ़ा चल रहा है, जिसको क्या इंडिया में जमहूरियत नहीं है? किस कदर क्रश कर रहा है वो? क्या बांग्लादेश में क्या है? बेसिकली जो असल चीज़ है वो एक फ़िलासफ़ी है। वो किसी जगह पे जमहूरियत के ज़रिए अमल दरामद हो रहा है, किसी जगह पे आमरीत के ज़रिए, किसी तरह इस किस्म की करके। मसला ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि अमीरों को और अमीर होना चाहिए और फिर वो ट्रिकल डाउन होगी तो गरीबों तक पहुंचेगी, क्यों पहुंचेगी भाई? बराह रास्त दें उनको। अगर पीपल्स पार्टी ने 10 पॉइंट्स दिए हैं तो उसमें कौन क्या है? कहते हैं तनख्वाहें डबल कैसे कर देंगे जी? मैं आपको बताता हूँ कैसे डबल करेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक सवाल है जो पब्लिक चाहेगी कि आप उसका जवाब दें जी, कि आप पीपल्स पार्टी के जो 10 पॉइंट हैं उसमें मुझे बताएं कि कहाँ पे आपने ये लिखा है कि आप इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान को IMF के शिकंजे से कैसे निकालेंगे? ये किधर लिखा हुआ है? ये IMF के शिकंजे से निकलने की बात है। IMF तो ये सारी चीज़ें रोकता है जो हम करने जा रहे हैं। इस 10 के 10 पॉइंट IMF का जो शिकंजा है उसके खिलाफ, उसको तोड़ के आप बात कर रहे हैं ना। मसलन आप 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है। हम थर के अंदर 100 यूनिट बिजली फ्री है इस वक्त। साहिवाल में भी कोयले का प्लांट है, क्या साहिवाल में 100 यूनिट फ्री है? नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि तनख्वाहें डबल, हमने रेवेन्यू डबल किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से, मैं लेबर का इंचार्ज हूँ पाकिस्तान का, मुझे लेबर कह रही है कि अगर आपने उस वक्त 135% तनख्वाहें बढ़ाई थी तो आज 100% की बात क्यों कर रहे हैं? 150% की क्यों नहीं कर रहे? 100% पेंशन बढ़ाई थी हमने रेवेन्यू डबल किया था। हमने एक्सपोर्ट्स 19 अरब डॉलर से उठाकर 26 अरब डॉलर पे लेकर गए थे। हमने रिमिटेंसेस जो थी वो 6 अरब डॉलर से 13 अरब डॉलर पे लेकर गए थे। तो अगर ये हम करते हैं, अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है तो उसको 25 ममालिक ने कॉपी किया है। आज भी सबसे कामयाब प्रोग्राम है। किसान कार्ड है तो फैक्ट्रियों को देने की बजाय या फैक्ट्री ओनर्स को देने के बजाय बराह रास्त किसान को क्यों नहीं आप सब्सिडी देते? मेरा एक सवाल, ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। क्योंकि आप दोनों का इस बात से इख्तलाफ है कि कोई मिसाक मईशत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा फिर आपसे सवाल है कि अगर नहीं होगा, एक ब्रॉडर कंसेंसस कर लें। मिसाल के तौर पर इंडिया में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है, वो आज तक कंटिन्यू हो रही है। जो बाकी सब क्लॉजेज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं इसके। पाकिस्तान में मुनसिफाना टैक्स होना चाहिए, अब इस बात पर इत्तेफाक करेंगे। लेकिन एक मिसाल जैसे मैं अभी दे देता हूँ, आप दोनों की इलेक्शन कैंपेन जारी है, आप कहते हैं 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, दोनों ने दावा किया है। आप लोगों को पता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस मुल्क में 3 करोड़ बिजली के अभी तक तो नहीं किया है। हमजा शहबाज साहब ने भी किया, मरीम नवाज साहब ने भी किया, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का। इस मुल्क में जो डोमेस्टिक सार्फिन है वो 3 करोड़ है।
300 यूनिट बिजली देने का मतलब है 3 करोड़ में से 2 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानियों का आप वादा कर रहे हैं कि आप मुफ्त बिजली देंगे, यानी कि 90% ये अमल नहीं हो सकता। तो जब आप कंपटीशन में आके, अगर सवाल मेरा ये है कि कंपटीशन में आके आप पॉपुलिस्ट नारे लगाएंगे तो फिर मईशत कैसे बेहतर होगी? इन बातों पे कंसेंसस करने की जरूरत है। का इशू नहीं है। अगर आप ये महंगे लगाएंगे, अगर आप हर से 1995 में बिजली पैदा होने देते उस वक्त, तो आज जो है, आज ये आपको पता है थर का यूनिट जो बिजली आप फेस्को को जो 3260 मेगावाट आ रही है वो थर से आ रही है, उसकी कीमत क्या है? 9 रुपये 90 पैसे। अगर आप 10,000 मेगावाट से ऊपर जाएंगे तो उसकी कीमत 5 रुपये यूनिट से नीचे आ जाएगी। आपको पता है पिछली 16 महीने की गवर्नमेंट जिसमें हम भी इत्तेहादी थे, वहाँ पे 11,500 मेगावाट का विंड पावर का मुआहदा नहीं होने दिया गया था। आपको पता है सी पैक का पहला प्रोजेक्ट क्या था? बूंजी 7,300 मेगावाट, जिसने 4 साल में बनना था और 4 साल में अपनी कीमत पूरी करनी थी। एक सवाल ये सोलर, मेरी आप गुजारिश सुन लेना, एक सवाल मेरी गुजारिश सुन, इसमें सवाल ऐड कर ले, क्योंकि हम तो आज के हालात को देख के बात करते हैं। क्या मैं आज ये बात कह रहा हूँ ना कि हम 25,000 मेगावाट सिर्फ थर से बिजली अगले 5 साल में पैदा करना चाहते हैं। अगर 5 रुपए यूनिट, 5 रुपए यूनिट हो, अमीर आदमी को आप 10 से 15 रुपए यूनिट दें तो आप गरीब आदमी को फ्री दे सकते हैं। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये 300 यूनिट बिजली देना आवाम को इतना आसान है तो 1.5 साल आपकी हुकूमत रही, क्यों नहीं दिया? 1.5 साल में मैं तो कह रहा हूँ हमारा तो जो जंपीर में ये मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, आप दोनों इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप फैसला करें नवीद कमर साहब से पूछें, वहां पे उस वक्त पूछें 11,500 मेगावाट का विंड का, जहां पे ना पानी की जरूरत थी, ना तेल की जरूरत थी, ना कोयले की जरूरत थी, ना गैस की जरूरत थी, नहीं होने दिया गया मुआहदा। अच्छा, अब सर आगे भी ये जो कुछ गुफ्तगू हुई ये सही नहीं है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इस वजह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब 2013 की हुकूमत आई थी तो उस वक्त माइनिंग शुरू हो रही थी, ओपन पिट माइनिंग शुरू हो रही थी। इस वजह से ये कहना कि हम उस वक्त ये कह रहे थे कि फौरी तौर पे ये बिजली बनाई जाए, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट। ठीक है, वहां पे जो वक्त लगना था ओपन पिट माइनिंग में वो लगा, जिसके नतीजे में अभी वो कोल अवेलेबल है। मैं और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो डीजल बनाने के लिए तैयार हैं चाइनीज कंपनी। नहीं, वो मुझे सारी बातें मालूम है। आपको एक बिजली के ऊपर पूरा प्रोग्राम करना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल कर ले, वो कर लेंगे, वो गलत है, फैक्चुअली। सलमान साहब, सवाल हमारा है कि पाकिस्तान को मिसाक मईशत की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, मिसाक मईशत से अगर ये मुराद है कि सब एक फ़लसफ़े पे चलें तो नहीं है ज़रूरत, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। उसमें मईशत के भी मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो शफाफियत की। देखिए, मुझे भी 32-33 साल हो गए हैं। जब मैंने वकालत शुरू की तो मेरे शुरू के अयाम में मैं प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड का सन 94-95 में लीगल एडवाइज़र था। ये वो वक्त है जब ये महंगे, जिसको हम कहते हैं, कारखाने मायदे हो रहे थे और बिजली लग रही थी, और ये पावर पॉलिसी जो थी उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो लग रही थी। अब हम लोग वहाँ काम करते थे और हमें भी नज़र आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त माशरे में कहीं पे भी एक डिबेट नहीं था, शफाफियत नहीं थी कि ये मुआहदे क्यों किए जा रहे हैं। उस वक्त मुझे याद है वापटा के बड़े सीनियर मेंबरान, हमारे एक मुश्तरका दोस्त के वालिद, उन्होंने पेपर लिखा था कि आप पाकिस्तान को एक बहुत गहरी खाई में फेंक रहे हैं, लेकिन उस पेपर पे किसी ने बहस नहीं की कि ये मुआहदे क्यों कर रहे हैं। 30 साल के जो कैपेसिटी चार्ज था, जो टैरिफ था। तो मेरा मुद्दा ये है कि आप जो भी पॉलिसी अपनाते हैं उसमें शफाफियत और डिबेट होना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आता कि कोई किसी भी दौर में इकोनॉमिक एडवाइज़र क्यों बन जाता है। आज जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उन्हें किस तरह मुंतखब किया गया, जो इनके दौर में इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं या वज़ीर फाइनेंस, जो आपके दौर में इकोनॉमिक एडवाइज़र आते हैं। सबकी बात कर रहा हूँ, मैं हर दौर की बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ से आ जाते हैं चलते फिरते। एक ही साहब हमें नजर आता है बार बार। तो ये देखिए, मसला फिर वहाँ चला जाता है कि अगर वो हफीज़ शेख हैं तो आपको इस हुकूमत में भी नजर आएंगे, इस हुकूमत में भी नजर आएंगे, वो अगर शौकत तरीन है तो आपको यहाँ भी नजर आएंगे। चले, ये एक अच्छा हमारे पास दूसरा है। सवाल ये है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग भी सिर्फ एक चीज पे इत्तेफाक होना चाहिए, नीचे से जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस पे सारे ब्रॉडर, चूंकि यहाँ पे अमीर टैक्स नहीं देता, गरीब टैक्स देता। ठीक है, हमारी गुफ्तगू जारी है। ग्रेट डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में दोबारा खुशामदीद। मिसाक मईशत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मिसाक मईशत की बुनियाद क्या है? उसकी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज चाहिए होगा।
5 साल या हुकूमत की मियाद तो मैक्सिमम होती है ना, उससे अक्सर पहले ही हुकूमत रुखसत हो जाती है, दूसरी हुकूमत आ जाती है। तो इन्वेस्टर जो है वो कभी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की गारंटी ना हो। तो अगर आप ये नहीं करेंगे और इस तरह की चंद बुनियादी चीज़ों के ऊपर इतफाक़, इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटल इकनॉमिक पॉलिसी एक साइन कर दें सारे बैठ के, लेकिन जो ब्रॉड चीज़ों के ऊपर कि जैसे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो गारंटीड होगी, उसके ऊपर नेशनलाइज नहीं किया जाएगा, उसको जब्त नहीं किया जाएगा, उसकी प्रॉफिट रिपेट्रिएशन की इजाज़त होगी। ये चंद ब्रॉड चीज़ों के ऊपर जब तक आप एग्री नहीं करेंगे, ये मेरे ख्याल में ये है मईशत का मिसाक, बुनियादी माइक्रो चीज़ों के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर SFIC जैसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी जो ये गारंटी देंगे। जी उड़ाई साहब। जी मेरा ख्याल है होना चाहिए। उसकी वजह यह है, मेरे सामने जापान की मिसाल है कि जापान के अंदर भी पॉलिटिक्स पाकिस्तान जैसी है, वहाँ भी सियासी जमातें आपस में लड़ती हैं। ये अलग बात है कि वहाँ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन सियासी जमातों के तल्लुकात अक्सर वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे अपनी बदलते रहते हैं, ये करते रहते, यहाँ हमारे जैसा। लेकिन उनकी मईशत बहुत मजबूत है और उसकी वजह क्या है कि उन्होंने जो मईशत के बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं वो तय किए। वो सियासत जो भी होता रहे, मईशत मुस्तहकम है। तो हमें भी ज़रूरत है कि अपनी सियासत में लड़ते रहें, लड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन कम अज़ कम मईशत के मामलात पे जब आप बैरून मुल्क गारंटियाँ देते हैं, जब आप सनतकार को इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल देते हैं, तो आपको उसको यकीनी बनाना होता है कि 2 साल बाद यह हुकूमत चली जाएगी, अभी उसकी फैक्ट्री लगी नहीं है, पॉलिसी बदल गई है, तो वो उससे फिर लगाता नहीं। देखिए इसमें जो अहम चीज़ है ना वो ये कि जो आप 2 चीज़ें नहीं हो सकती। एक तो ये कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके ऊपर आप कायम रहें, वो तो आप कंट्रैक्चुअल ब्रीच कर रहे हैं ना। आपने एक हुकूमत ने, सरकार ने, कोई सी हुकूमत मुआहदा नहीं करती, सरकार मुआहदा करती। रियासत ने एक कागज़ पे दस्तखत किए हैं, उस पर कायम रहें। इसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपने किया है 20 साल का मुआहदा किया है तो वो तो होना ही होगा। मगर एक और बात, वो भी उतनी ही अहम, क्योंकि कुछ मुआहदे तो हम होते देखते रहे हैं माजी में। मुआहदों के अंदर जो खच मचती है वो उसी वक्त खत्म होगी जब राजा साहब कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी लेकर। बिल्कुल ठीक है। जो मुआहदे करते वक्त आप उसमें खच डालते हैं उसे रोकें और उसके बाद वादों पे और मुआहदों पे पाबंद। पॉइंट मुझे देखिए, NFC हुआ, PFC नहीं हुआ। अब लाहौर में मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप लाहौर को सोने की ईंटों का बना दें। अगर मेरे ज़िले में एक यूनिवर्सिटी ना हो, एक मेडिकल कॉलेज ना हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज ना हो, एक IT का इदारा ना हो, एक कुछ भी ना हो, तो फिर मुझे भी एतराज़ है। ठीक है, कि मेरा हक लेकर किसी को ना एतराज आपको पंजाब में है, MQM पाकिस्तान को, वो नहीं, वो एतराज वहां पे भी होना चाहिए। मैं PFC की ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हमारी गुफ्तगू जारी है। ग्रेट डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ग्रेट डिबेट में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, अब ज़रा जो हमारे जो ऑडियंस है, बड़े सब्र से आपने ये सारी बातें सुनी हैं, तो कुछ सवाल आपके भी ले लें। तो आप अगर सवाल करना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें और सिर्फ सवाल करें। जी, ये वो पीछे वो जो नौजवान हैं, इनकी ज़रा आवाज़, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकंदर अली है और बेसिकली मैं चौधरी मंजूर साहब के हल्के से ही हूँ। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस कंसेंसस पे इन्होंने अभी कहा है कि जी ये कुछ हमने चार्टर और डेमोक्रेसी के हवाले से भी डिस्कस किया कि ये 3-4 पॉइंट हैं इनके जिन पे ये एग्री हैं, क्या ये पॉइंट हमें आफ्टर इलेक्शन जो भी गवर्नमेंट बनती क्या वो इसे इम्प्लीमेंट करेगी? ठीक है, सवाल आपका हो गया, इनको दें ये अगला। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उसामा अली, आई एम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। सर, मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की जाती है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाती है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, लेकिन जो करंट सिनेरियो बन चुका है पाकिस्तान में, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है अदारों और आवाम की जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो राय है उसके दरमियान, तो सर इसमें हु विल जो मतलब इस सारे एजेंडा जो हैं इसको कौन अब लीड करेगा? सर ठीक है, सही है। एक सवाल और ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अली असजद है।
आज की जो आप लोगों ने डिबेट की एक इसका बहुत बेसिक चंक था कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सियासतदान और अवाम की मदद से कैसे तब्दील करेंगे। मेरा ये मानना और मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप लोग जो इदारों पर बहस कर रहे थे कि इदारे इंक्लूड होने चाहिए या नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या समझते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के उनका जो कोट था, उनका कोट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इन अ डस्टबिन। हमने देखा अयूब साहब ने भी यही किया, हमने देखा ज़िया साहब ने भी यही किया, और हम आज भी देख रहे हैं कि आज के इस दौर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पर कितना अमल दरामद हो रहा है। तो सियासतदान जितना मर्जी कर लें, अवाम जितना मर्जी कर ले, जब तक प्ले मेकर उसको अमल दरामद नहीं करवाएगा तब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन में जितने मर्जी आपने सवाल नहीं किया, आपने सवाल करके जवाब दे दिया। मैं पूछ रहा हूँ अगर हम जितने मर्जी चेंजेस करते रहें क्या उससे कोई फ़ायदा होगा? सही है। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़बीर फातिमा, और मेरा क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल से थोड़ा सा सेपरेट है। तो जैसे ये मंजूर साहब ने बात की थी कि कोल जो है उसकी ओपन पिट माइनिंग वगैरह हो रही है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। तो हमारे इस वक्त मुल्क की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफ़ी वर्स्ट जा रही है और टॉप 10 क्लाइमेटिक हिट पे जा रहा है हमारा कंट्री। तो क्या आपके पास अगर गवर्नमेंट आती है तो आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि जिससे हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है पाकिस्तान की वो बेहतर हो सके और इसको हम कोल से ज़्यादा हम हाइड्रो या फिर हाइड्रो की तरफ शिफ्ट कर सकें, मज़ीद डैम्स बन सकें जिनके ऊपर काफ़ी देर से बनने चाह रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रहे। तो इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसका जवाब थैंक यू सो मच। देखिए, उसके 4 हिस्से हैं जो बिजली पैदा करने वाले हैं। एक है विंड, उस पर कोई पोल्यूशन का इशू नहीं है, 11,500 मेगावाट के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। दूसरा, जैसे मैंने बूंजी कहा, वो रन ऑफ द रिवर पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पानी से पैदा होने वाली बिजली है। तीसरा, सोलर। हम तो क्या ही सोलर पे रहे हैं, इस वक्त जो 300 यूनिट की बात कर रहे हैं चेयरमैन बिलावल साहब, वो तो मेनली सोलर पे है। लेकिन आप उसको 175 अरब टन जो कोयला है उसके ज़खायर को बिल्कुल एलिमिनेट तो नहीं करके फेंक सकते सिर्फ इस वजह से। इंडिया में आज भी सबसे ज़्यादा बिजली कोयले से पैदा हो रही है, चाइना में आज भी सबसे ज़्यादा बिजली पर कोयले से। सो हम ये इसको मिक्स करके लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा सवाल आपका था, आप कसूर से है ना, वो जो सवाल उन्होंने किया। देखिए, हमने वो करके दिखाया है। जो तनख्वाहें डबल थी तो हमने करके दिखाई। 8 में 25%, 9 में 20%, 10 में 50%, 11 में हमने फिर 20% और 12 में फिर 25%। ये कोई 135%, ये 140% बनती है। कसूर में आपको पता है किसने काम करवाए हैं, और 15 साल इक़्तिदार में मैं तो चैलेंज करके यही कहता हूँ ना कि उनका इक़्तिदार और मेरे 5 साल की अपोजिशन आए मेरे साथ डिबेट कर लें जिस मर्जी चौक में, जिस मर्जी जगह। सुहेल साहब, एक सवाल ये भी आया कि हम यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात तो कर रहे हैं लेकिन अवाम और इदारों के बीच में एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है, तो इस सूरत हाल में ये कैसे होगा मुमकिन? देखिए, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। सवाल ये है कि कहीं भी दुनिया में आपको अपने हकूक़ यहाँ पे सवाल करने से नहीं मिलते, उसके लिए स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। क्या ये जो लोग आज कह रहे हैं कि हकूक़ नहीं मिलते, जब मीडिया पे पाबंदियाँ लग रही थी तो कोई पाकिस्तानी अवाम में से कोई खड़ा हुआ था? क्या जब गलत अदालतों के फैसले हुए तो कितने लोग खड़े हुए थे भुट्टो की फांसी पे? कितने लोग खड़े हुए थे जिन्होंने मुजाहरे किए थे जब असम्बलियाँ तोड़ी जा रही थी और जज जो थे उनको जायज़ करार दे रहे थे? कितने लोग थे जो आज डिक्टेटर्स पे तरकीद कर रहे हैं जिन्होंने डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है? तो बुनियादी बात यह है कि कभी भी हकूक़ बग़ैर स्ट्रगल के नहीं मिलते। जब तक स्ट्रगल नहीं होगी हकूक़ कोई आपकी झोली में नहीं डालेगा। ये जो लेने पड़ते हैं, ये हकूक़ हासिल करने पड़ते हैं। हकूक़ हासिल करने के लिए स्ट्रगल करें। बड़ाई साहब, आप और मीर साहब उसका हिस्सा रहे MRD मूवमेंट का। जब हम तालिब इल्म हुआ करते थे, क्या स्टूडेंट्स यूनियन का रोल नहीं था? क्या सहाफ़ियों की तंजीमों का बुनियादी तौर पर तो क्या मजदूरों की तंजीमों का रोल नहीं था? वो सारी खत्म कर दी। अगर आपने जिक्र किया तो फिर हिस्ट्री को मैं करेक्ट कर दूं कि जो जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ जो तहरीक थी वो सहाफ़ियों ने शुरू की MRD बनने से पहले। MRD बहुत बाद में बनी थी। मूवमेंट कोड़े खाए सहाफ़ियों ने कोड़े खाए, सियासी कारकुनों ने कोड़े खाए, मजदूरों ने कोड़े खाए। बुनियादी बात यह है कि मैं यही कह रहा हूँ कि वो तंजीम, वो इंग्रेडिएंट्स मुआशरे के खत्म कर दिए गए हैं जो तहरीकों का सबब बनते हैं या जो तहरीकों को लेकर चलते हैं। पर सवाल ये 2023 में इतनी स्ट्रगल की जरूरत थी, वो क्यों नहीं हुई? जब असेंबलियां टूटी, इंतखाबात नहीं हुए, जब उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जिस तरह लोगों को उठाया गया,
इस तरह मुकदमे बने, मुकदमे ख़त्म हुए। हम कह सकते हैं जी माजी में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था, लेकिन हर बार हमें स्ट्रगल करते हैं। 2018 के बाद भी हुआ था। एक मिनट, मैं बिल्कुल राजा साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ। और मैं भी सोचता रहा कि जिस दिन हेरोइन डाली थी अपना राना सनाउल्लाह की गाड़ी में, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। और गाड़ी और उससे एक हफ्ता पहले ये ऐलान किया था कि इसको मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी तक लेकर जाऊंगा, तो उस दिन आवाज क्यों नहीं उठी? हम भी ये सोचते रहे और आज ये तमाम सवाल कर, और मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ। हमने तो आवाज उठाई थी। मैंने उसी दिन जो है वो टीवी पे कहा, अगले दिन कॉलम लिखा राना सनाउल्लाह के बारे में, आमद मीर साहब ने बात की और बहुत सारे एक नौजवान का सवाल आवाम से, एक नौजवान मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी चीजें ट्रांसलेट नहीं हो रही। तो कल भी कह रहे थे गलत हो रहा है, हम आज भी कह रहे हैं गलत हो रहा है। एक नौजवान का सवाल ये भी था, जब तक प्ले मेकर नहीं चाहेंगे तो अमल दरामद कैसे होगा आइन पर? ये ठीक है, ये स्ट्रगल जो है ये सारी स्ट्रीट्स पे नहीं होती। हमारे जहन में तो एक रोमांटिक तस्वर यही है ना कि सड़कों के ऊपर स्ट्रगल होनी चाहिए। वो अपनी जगह भी अहम है, वो मैं नहीं कहता कि उसको रूल आउट किया जाए, लेकिन ये जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो जो प्ले मेकर्स हैं उनको अपने मकाम पे वापस जाने के लिए उसके लिए मकालमे की ज़रूरत होगी। आप ये लड़ाई लड़के उनको नहीं धकेल सकते। दुनिया में जहाँ कहीं भी हुआ है मकालमे से हुआ है, तो आप उनके साथ मकालमा करेंगे। और उसके लिए अनफॉर्चुनेटली तमाम सियासी जमातों ने एक इफ़ेक्टिव मकालमा नहीं किया है। और मैं फिर बार वही कहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर बैठे और उनके साथ तय करें, उनको अपने मकाम पे वापस भेजें। ये नेगोशिएशन से होगा, अवामी प्रेशर के बगैर मुकालमा भी। जी आखिरी सवाल आपको अर्ज करता हूँ कि ये आपका एक रोमांटिक सा मामला है, बनवाएंगे आप लोगों को। आई एग्री। ये आगे से ले लें जी एक सवाल। सर मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद कौकब है। हमने आपकी सारी बात सुनी और दिल लगाकर भी सुनी और कान लगाकर भी सुनी, मिसाक जमहूरियत के हवाले से और मिसाक मईशत के हवाले से। और ये सारे सियासतदान भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज के नुमाइंदे भी हैं। हम सियासतदान नहीं हैं कौकब साहब। जी मैंने कहा साफ़ी। हमें ज़रा हाँ साफ़ी जी। तो सर सवाल ये है कि इस सारी डिस्कशन को सारे लोग सुनेंगे भी, और 75 साल से हम सुनते भी आ रहे हैं। तो ये सारे सियासतदान तो अमीर हो गए सर, सारे सेनेटर, सारे कौमी असम्बली के अरकान वज़रा 75 सालों में, और 46 सालों में खुद देख रहा हूँ। लेकिन अवाम तो सर गरीब से गरीब तर हो गए। इसके लिए तो किसी ने कोई हल। सवाल क्या आपका? सवाल क्या? सवाल ये है सर कि ये सारे सियासतदान जो हैं सारे नहीं अमीर हुए, सारे नहीं अमीर। ठीक है, हाँ जी जवाब दें जी, बताएं। सारे अमीर नहीं हुए, मैं भी आपके सामने बैठा हुआ हूँ। हाँ। मैं जब आया था, इलेक्शन लड़ा था, तो अपने बाप की जमीन बेचकर लड़ा था, आज फिर बेच रहा हूँ। अच्छा ये बताएं जी, ये सारे नहीं अमीर हुए। सलमान अकरम राय साहब के हमारे जैसे लोग सियासी अमल से बाहर होते जा रहे हैं। ये तासुर क्यों है कि सियासतदान बड़े अमीर हो जाते हैं और आवाम को कुछ नहीं मिलता? लेकिन कुछ हो जाते होंगे, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ जो सियासत और जमहूरियत के खिलाफ एक मनफी तासुर कायम किया जाता है उसका हिस्सा है। हमें इस बात को इस तरह मनोवन नहीं मान लेना चाहिए कि सब सियासतदान करप्ट हैं, सब आकर अमीर हो जाती हैं। बिल्कुल चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं। बहुत से लोग हैं हमारे सामने, मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने वाक़तन अवाम दोस्त सियासत की है और करना चाहते हैं। लेकिन आप आइए ना सियासत में, आप क्यों नहीं आते? देखिए मैं आजकल जो फिर रहा हूँ पिछले चंद माह से, ऐसे ऐसे हीरे मुझे मिल रहे हैं तारीख गलियों में, छोटे छोटे घरोंदों में, इतने बड़े दिल, इतने बड़े दिमाग। आप आइए। और एक सियासी जमात जब वाक़तन कायम हो जाती है तो मैं समझता हूँ वो पैसे का मुकाबला कर सकती है। मुझे बहुत बड़े पैसे का अपने हल्के में मुकाबला है, लेकिन मैं देखता हूँ कि अवाम की ताकत से वो पैसा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उस दिन इलेक्शन ठीक हो गया, उस दिन अगर हमारे रिटर्निंग अफसरान को ना निकाला गया पोलिंग स्टेशन में से, तो कोई वजह नहीं है उस तमाम अरबों खरबों की दौलत के बावजूद हम इलेक्शन ना जीते। इसलिए अपने ऊपर भरोसा कीजिए, आवाम को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। एक सियासी जमात से, कोई भी वो सियासी जमात हो, उससे जुड़िए, जमात के अंदर अपना हक मांगिए और सियासत को वाक़तन जमहूरी बनाइए। सियासी अमल से आवाम को और सियासी कारकुनों को बाहर किया। जमात के अंदर हक उस वक्त मिलेगा कारकुन को जब जमात के अंदर हकीकी असली जमहूरियत होगी। तो तमाम जमातों को अपने अंदर भी जमहूरियत कायम करनी चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब बहुत शुक्रिया, चौधरी मंजूर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब और सुहेल वड़ाई साहब, मेरी तरफ से और शहजाद इकबाल साहब की तरफ से आपका और यहाँ पे जो शुरका हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज की ग्रेट डिबेट है, इस ग्रेट डिबेट में हमने एक नई मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत पे बात की, नई मिसाक मुआशरत की ज़रूरत पे बात की। तो ये जो आज गुफ्तगू हुई है, इस गुफ्तगू के जो नताइज हैं उस पर
अमल दरामद उसी वक्त मुमकिन है जब 8 फरवरी को एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, और अगर उस इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ा ना बनाया गया तो मुझे उम्मीद है कि एक नई मिसाक जमहूरियत और एक नई मिसाक मुएशत जो है उस पर नई पार्लियामेंट में एक डिबेट शुरू होगी और उस पर कंसेंसस ज़रूर होगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।